अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। एक दिन मैं थाने पहुंचा तो मुझे इत्तला मिली कि एक शख्स एक कत्ल की इत्तला लाया है, जिसमें एक शख्स आरिफ ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। मैंने इत्तला लाने वाले को अपने कमरे में बुला लिया। इस शख्स का नाम यूसुफ हलवाई था। उम्र लगभग 40 साल, कद 5 फीट। इस पस्ता कामती पर उसने अपने वजन को बड़ी फराख दिली से बढ़ा रखा था। शायद ये इसके पेशे के असरात थे। हलवाई चाहे खुद मिठाई खाए या न खाए, वो इस नेमत शीरीन को सूंघ सूंघ कर ही फरपा होता चला जाता है। मैंने बहुत कम मिठाई फरोशों को दुबला पतला देखा है। यूसुफ हलवाई पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में किसी किंग साइज फुटबॉल का तस्वुर उभरा। वो कुछ ऐसा ही गोल मटोल और मजाका खेज था। मैंने इसे एक चौबी बेंच पर बैठने का इशारा किया और गहरी संजीदगी से पूछा, यूसुफ, क्या तुम ये बताने आए हो कि आरिफ ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है? जज, जी हाँ। वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। क्यों हिचकिचा रहे हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि कत्ल आरिफ ने किया है? कत्ल तो आरिफ ने ही किया है थानेदार साहब, पर यकीन नहीं आ रहा। क्योंकि आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर जिंदगी गुजार रहा था। इसमें शौहरों वाला रौब दाब और सख्ती नजर नहीं आती, जबकि शाहिदा बड़ी धांसू किस्म की औरत थी, बिल्कुल शौहरों की तरह। उसने आरिफ को दबा रखा था। वो उसके सामने भीगी बिल्ली बना रहता था। शाहिदा उसे अपने इशारों पर नचाती थी। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, इन मियाँ बीवी की इन्हीं हरकतों को देखकर लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आरिफ शाहिदा की बीवी बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है और शाहिदा इस पर शौहरों की तरह हुक्मरानी करती है। मैंने पूरी तवज्जो से यूसुफ हलवाई की वजाहत सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, अब बात आई है समझ में। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ इन मियाँ बीवी की शोहरत कैसी है। आपको ये बात इसलिए भी अजीब और नई लगी कि आप इस इलाके में नए आए हैं, यूसुफ ने कदरे मजबूत लहजे में कहा। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे इस कस्बे में तैनात हुए चंद दिन ही हुए थे। बख्तपुर नामी वो कस्बा ज़िला जंग में वाक़ था। वो एक भरा पूरा कस्बा था जहाँ मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 200 के करीब घर थे। मैंने आगे बढ़ने से पहले यूसुफ हलवाई से पूछा, तो अब सूरत हाल ये है कि आरिफ ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है और तुम कत्ल की इस वारदात की इत्तला लेकर मेरे पास आए हो? जी, जी हाँ। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। बिल्कुल यही बात है। मैंने जाए वक़ुआ की जानिब रवाना होने से पहले यूसुफ हलवाई से चंद अहम सवालात किए ताकि अंदाज़ा कायम कर सकूं कि यूसुफ और आरिफ का आपस में क्या ताल्लुक़ है और उसे कैसे पता चला कि आरिफ ने अपनी बीवी शाहिदा को कत्ल कर दिया है। मेरे इन सवालात के जवाब में उसने जो मालूमात फराहम की उसका खुलासा ये है। यूसुफ हलवाई की दुकान कस्बा बख्तपुर के मेन बाजार में थी और उसकी दुकान के साथ ही आरिफ की दुकान थी। आरिफ अपनी दुकान में टिक्के कबाब वगैरह फरोख्त करता था। कारोबार के लिहाज से दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लिहाजा इनमें अच्छी खासी बेतकल्लुफ़ी पाई जाती थी। यूसुफ को हमदर्द और मुखलिस दोस्त समझते हुए आरिफ इसे अपने दुख बयान करता रहता था। यूसुफ को आरिफ की बेबसी, बेचारगी और कसम पुरसी का पूरा एहसास था, लेकिन वो इसकी मुश्किलात को दूर करने या कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। यूसुफ खुद भी शादीशुदा था और इस बात का उसे बखूबी एहसास था कि मियाँ बीवी का मामला बहुत ही नाजुक होता है और इस मामले में किसी तीसरे आदमी की बराह रास्त मुदाखलत हमेशा ख़तरनाक नताइज ही लाती है और इसकी ये सोच बड़ी ही माकूल थी। जिस हद तक मुमकिन था यूसुफ उसे मशवरे देता रहा, लेकिन इसकी बताई हुई हर तरकीब नाकाम रही। आरिफ ने शाहिदा को काबू करने की जितनी कोशिश की वो उतनी ही बेकाबू होती चली गई। जब उसकी खुदसरी, सरकशी और मनमानी हद से तजावुज़ कर गई तो आरिफ को उसके किरदार पर शुबा होने लगा। अपने इस दर्द को उसने यूसुफ हलवाई से भी शेयर किया। यूसुफ भी ये सुनकर गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, यार, तुम शाहिदा की हरकतों और ज़्यादतियों से पहले ही बहुत परेशान थे और अब ये एक नई हौलनाक खबर सुना रहे हो। यार, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आरिफ ने अफसरदा लहजे में कहा। तुम्हें सिर्फ शक है या? यूसुफ ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया।
आरिफ एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, पहले मैं समझा कि शायद मुझे वहम हुआ है, लेकिन चंद रोज तक जब मैंने इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी तो मेरा वहम पहले शक में बदला और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि शाहिदा गलत राह पर चल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ यूसुफ। ये बात है ही परेशानी की, यूसुफ ने गंभीर लहजे में कहा। मेरा मशवरा है, अगर मानो तो तुम इस मौजू पर तन्हाई में शाहिदा से बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो। मैं ऐसी एक कोशिश कर चुका हूँ। फिर क्या नतीजा बरामद हुआ? कुछ भी नहीं। क्या मतलब? यूसुफ ने उलझन ज़दा अंदाज में सवाल किया। आरिफ ने बेबसी से जवाब दिया, नतीजा तो उस वक्त बरामद होता है जब सामने वाला कोई बात सुनने को तैयार हो। मैंने बड़ी नरमी से बात की, लेकिन शाहिदा भड़क उठी। उल्टा उसने मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? बेशर्म कहीं के। ओह! आरिफ की बात सुनकर यूसुफ ने एक तशवीश भरी सांस खारिज की। ये तो काम ही खराब हो गया। इनके दरमियान चंद लम्हात तक गंभीर खामोशी छाई रही। फिर यूसुफ ने पूछा, इन हालात में तुमने क्या सोचा है आरिफ? मेरी तो सोच और समझ काम ही नहीं कर रही। वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, तो फिर मेरा एक मशवरा मानो। यूसुफ ने बुर्दबारी से कहा, तुम्हारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं और अभी तक कोई औलाद भी नहीं हुई। इंसान औलाद के हाथों मजबूर होकर अपनी शरीक हयात की ज़्यादती और जुल्म बर्दाश्त करता रहता है। तुम्हारे साथ ऐसी कोई मजबूरी या मसला नहीं है, तो फिर घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इस शय से निजात हासिल कर ली जाए जिसने ज़िंदगी में जहर भर दिया हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ यूसुफ, आरिफ ने पुरसोच अंदाज में कहा। यार, ये बात मेरे जहन में आई थी कि शाहिदा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी की अज़ियत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। लेकिन ये बताओ, गुजरे हुए 4 सालों का हिसाब कौन देगा? 4 साल का हिसाब? यूसुफ हलवाई ने चौंक कर आरिफ कबाबिये की तरफ देखा। आरिफ ने मायनेखेज अंदाज में सर को इस्बाती जुम्बिश दी और पुरस्रार अंदाज में बोला, इन 4 सालों में मैं हर रात मरा हूँ और हर सुबह मुझे दोबारा जिंदा होना पड़ा है। मैंने शाहिदा का हर जुल्म, ज्यादती और बेहूदगी बर्दाश्त की। मैंने हमेशा ये कोशिश की कि लोगों को हमारे लड़ाई झगड़े की खबर ना हो। मुझे अपनी खाला की बातें भी याद आ जाती थीं। तुम जानते हो ना यूसुफ, शाहिदा मेरी खाला की बेटी है। यूसुफ हलवाई ने इस बात में गर्दन हिलाई। आरिफ सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बोला, कनीज खाला ने मरते वक्त मुझसे कहा था, मेरी एक ही बेटी है और ये मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। तुम हर तरह से उसका ख्याल रखना। खाला अम्मी की छोटी और बड़ी लाडली बहन थी। अब तो ये दोनों बहनें इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। अभी पिछले साल ही अम्मी का इंतकाल हुआ है। मैं महज कनीज खाला की वजह से शाहिदा को और इसकी हर बेहूदगी को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई है। मैं जिस खाला की वजह से ये अजियत और तकलीफ झेल रहा था वो कब्र में उतर गई। अब अगर मैं, वो ड्रामाई अंदाज में रुका और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अब अगर मैं शाहिदा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं तो वो तो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन मैंने पिछले 4 सालों में पल पल जो जहर पिया है इसका हिसाब कौन देगा? मैं शाहिदा को इतनी आसानी से आज़ाद नहीं करूँगा। यूसुफ ने महसूस किया कि आरिफ का लहजा एकदम संगीन हो गया था। उसने तशवीशनाक लहजे में दरियाफ्त किया, फिर तुमने क्या सोचा है? मैं शाहिदा को नहीं छोड़ूंगा, वो अटल लहजे में बोला। अच्छा, यानी इसी अजियतनाक सूरत हाल में जीते रहोगे? हाँ, आरिफ ने इस बात में गर्दन हिलाई। कुछ दिनों तक तो इसी कैफियत में जीना होगा। यूसुफ ने आरिफ की बातों की कतईयत से यह तो महसूस कर लिया था कि वो अपने तौर पर शाहिदा के हवाले से कोई हतमी फैसला कर चुका था। फैसला क्या था, बस ये जानना बाकी था। आरिफ ने उसके इस्तफसार के जवाब में कहा, यार यूसुफ, मैं तुमसे हर किस्म की बात कर लेता हूँ, इसलिए ये बताने में कोई हर्ज नहीं समझता कि मैंने शाहिदा के बारे में क्या सोचा है। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए उसने बताया, मैंने शाहिदा को रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया है। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इसे ख़त्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यूसुफ ने तशवीश भरी नज़रों से उसे देखा और पूछा, यानी तुम्हारा मतलब है कि कत्ल? हाँ, मेरा यही मतलब है, वो बेरहमी से बोला। यूसुफ ने पूछा, जानते हो तुम्हारी इस हरकत का क्या नतीजा बरामद होगा? मुझे किसी नतीजे की फिक्र नहीं, वो बेपरवाही से बोला। यूसुफ ने हक के दोस्ती निभाते हुए कहा, आरिफ, अगर तुमने शाहिदा को कत्ल कर दिया तो तुम्हारी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजरेगी।
तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं पिछले 4 साल से जन्नत में रह रहा हूँ? आरिफ ने तल्खी से कहा। मुझे यकीन है कि जेल की ज़िंदगी मेरी मौजूदा ज़िंदगी से कहीं बेहतर होगी। यूसुफ ने समझाने वाले अंदाज में कहा। यार, मैं तुम्हारी इस खतरनाक सोच की हिमायत नहीं करूँगा। घरेलू परेशानियों ने तुम्हारे दिमाग पर बड़ा मनफी असर डाला है। मैं तुमसे हिमायत की दरख्वास्त कर भी नहीं रहा। आरिफ जज्बात से आरी लहजे में बोला। और ये तुमने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया है कि मेरे दिमाग पर बड़े मनफी असरात हुए हैं। वो मायनाखेज अंदाज में बोला। यार यूसुफ, तपिश वहीं महसूस होती है जहाँ आग जल रही हो। मैं अपने हालात को बेहतर तौर पर समझता हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे यकीन है कि मेरी जगह अगर तुम होते तो तुम्हारा फैसला भी कुछ इसी नौयत का होता। यूसुफ को वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा कि आरिफ अपनी जिद से बाज नहीं आएगा। उसके अंदाज और अतवार से जुनूनी कैफियत झलकती थी। बहरहाल उसने अपना फर्ज निभाते हुए अतमाम हुज्जत ज़रूरी जाना और निहायती ठहरे हुए लहजे में कहा। आरिफ, अभी तुमने अपने जिन खौफनाक अज़ाइम का इजहार किया है वो मशरूत हैं। मशरूत हैं? क्या मतलब? आरिफ ने उसकी बात काटते हुए सवाल किया। यूसुफ वजाहत करते हुए बोला। तुमने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर तुमने शाहिदा को रगे हाथों पकड़ लिया तो इसे जान से मारोगे। फर्ज करो। यूसुफ ने ज़रा रुक कर एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। फ़र्ज करो तुम शाहिदा को रगे हाथों पकड़ने में कामयाब नहीं होते, तो फिर तुम क्या करोगे? अव्वल तो इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मैं कामयाब ना हूँ, आरिफ ने ठोस लहजे में कहा। और अगर ऐसा हुआ तो बात की बात में सोचूंगा। यूसुफ खामोशी से उसे देखता चला गया। आरिफ सेहत और जुस्से के एतबार से ऐसा नजर नहीं आता था कि वो गैरत के नाम पर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सके। अगर इसमें मर्दों और शोहरों वाली रवायती खूबी होती तो लोग उसे शाहिदा की बीवी मशहूर करने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। वो एक कमज़ोर और तब्बू किस्म का शौहर था, लिहाजा यूसुफ ने उसकी ख़तरनाक इंतकामी बातों को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। यूसुफ खुद भी इसी कस्बे में रहता था, लेकिन शाहिदा के किरदार के मुतालिक उसने इससे पहले किसी के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना था। ये ठीक है कि शाहिदा तेज़, बदमिजाज और सरकश किस्म की बीवी थी, लेकिन इसके बेवफाई का मुर्तकब होने की इतला यूसुफ के लिए हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन थी। आइंदा चंद रोज़ तक इनके दरमियान शाहिदा के हवाले से कोई बात नहीं हुई, बल्कि आरिफ ने अपनी घरेलू परेशानियों का तस्करा मौकूफ़ कर दिया था। यूसुफ को आरिफ की इस पुरअसरार खामोशी पर हैरत भी हुई, लेकिन उसने उसे कुरेदना या टटोलना मुनासिब ना समझा। और अब यूसुफ हलवाई मेरे सामने बैठा था। जाए बकुआ यानी कि आरिफ का घर मेरे थाने से ज़्यादा फासले पर नहीं था। मैंने ज़रूरी तैयारी के बाद हवलदार नसीर शाह को अपने साथ लिया और चाय वारदात की जानिब रवाना हो गया। इतला कुनिंदा यूसुफ हलवाई को भी मैंने अपने हमरा ले लिया था। रास्ते में मैंने उससे सवाल किया, तुम दोनों के दरमियान शाहिदा के हवाले से वो ख़तरनाक गुफ्तगू कितना अर्सा पहले हुई थी? यही कोई 12-15 दिन पहले, उसने सोचकर जवाब दिया। मैंने कहा, शाहिदा का कत्ल तो यही जाहिर करता है कि आरिफ ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मुझे भी यही लग रहा है जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। यूसुफ, मैंने गंभीर अंदाज में सवाल किया, तुम्हें ये किस तरह पता चला कि आरिफ ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है? क्या तुम उसके पड़ोस में रहते हो? वो मेरे घर से कई गलियां दूर रहता है, उसने सादा से लहजे में बताया। इसका मतलब है कि आज तुम सुबह उसके घर गए थे, है ना? जी हाँ, उसने उस बात में गर्दन हिलाई। मुझे एक ज़रूरी काम से उसके घर जाना पड़ा था। और वो ज़रूरी काम क्या था? मैंने ठहरे हुए लहजे में उससे पूछा। वो लम्हाती खामोशी के बाद गोया हुआ। कुछ अर्से पहले आरिफ ने मुझसे 300 रुपये उधार लिए थे। कल मैंने इसे अपनी रकम वापस मांगी। मुझे अचानक इन रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी। आरिफ ने कहा कि इस वक्त तो मेरे पास रकम नहीं है, तुम ऐसा करो कि कल से मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें 300 रुपये दे दूंगा। इसके साथ ही इसने ताकीद की कि मैं सुबह ज़रा जल्दी इसके पास आऊं, क्योंकि उसे कहीं जाना है। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला। चनाचे मैं आज सुबह उसके घर पहुंच गया। मुझे उम्मीद थी कि आरिफ इस वक्त तक जाग चुका होगा। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। जब थोड़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने दोबारा दस्तक दी। इस मर्तबा भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे तशवीश हुई कि आरिफ दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये ख्याल भी आया कि कहीं वो घर से चला तो नहीं गया। तीसरी बार मैंने ज़रा ज़ोर की दस्तक की और इसके साथ ही घर के बैरूनी दरवाजे पर जोर डाला, और इसी लम्हे यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ
کہ دروازہ تو بند تھا ہی نہیں۔ میرے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے عارف کو پکارتے ہوئے بے ساختہ گھر کے اندر قدم رکھا، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اس صورتحال نے میرے اندر تجسس جگایا کہ مجھے آگے بڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ عارف کے گھر میں آج یہ کیسی ویرانی چھائی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ مجھے بلا اجازت یوں کسی کے گھر میں نہیں گھسنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس وقت خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک کمرے میں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جھرجھری لی اور خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایک کمرے میں نے شاہدہ کو مردہ حالت میں پڑے دیکھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اور وہ ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ میں گہری نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یوسف حلوائی ان لمحات میں خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں چند لمحات تک بغور اس کی کیفیت کا جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، شاہدہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر تم نے سمجھا کہ عارف نے اسے قتل کر دیا ہے اور تم اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے پہنچ گئے؟ یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تمہیں گھر میں عارف بھی کہیں دکھائی دیا؟ نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، عارف مجھے وہاں نظر نہیں آیا۔ تم نے وہاں کتنا وقت گزارا؟ میں نے سوال کیا۔ 2-4 منٹ، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ شاہدہ کی لاش دیکھ کر میں فوراً گھر سے نکل آیا اور پھر تھانے کی جانب چل پڑا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا عارف کے گھر سے نکلنے کے بعد تم نے کسی اور کو شاہدہ کے قتل کے بارے میں بتایا تھا یا سیدھے ادھر آ گئے تھے؟ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں گھبرایا ہوا عارف کے گھر سے باہر نکلا تو ظہور حسین اپنے دروازے میں کھڑا تھا۔ ظہور حسین عارف کا پڑوسی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے یوسف، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو اور یہ صبح صبح ادھر؟ میں نے ظہور کو بتایا کہ میں ایک ضروری کام سے یہاں آیا تھا۔ عارف نے مجھے اسی وقت بلایا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ خود کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اندر اس کی بیوی شاہدہ کی لاش پڑی ہے۔ میں اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے جا رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم عارف کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں لگ بھگ 1 درجن افراد جمع تھے۔ چھوٹی سی داڑھی والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے عارف کے دروازے کو اس طرح کور کر رکھا تھا جیسے وہاں پہرا دے رہا ہو۔ یوسف نے مجھے بتایا کہ وہی ظہور حسین ہے۔ وہ غالباً وہاں موجود لوگوں کو عارف کے گھر کے اندر داخل ہونے سے روک رہا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑی تو ظہور نے اطمینان کی سانس لی اور قدرے بلند آواز میں بولا، لو جی، پولیس بھی آ گئی۔ ہمیں دیکھ کر لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ ظہور نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور ایک سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے۔ میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو روک رکھا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور عارف کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنے پیچھے میں نے صرف حوالدار نصیر شاہ، یوسف حلوائی اور ظہور کو آنے کی اجازت دی۔ دروازے کے باہر جو لوگ اکٹھا تھے ان میں سے ایک کی میں نے وہیں ڈیوٹی لگا دی کہ وہ کسی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ رفیق نامی ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ باہر کی صورتحال کو بآسانی کنٹرول کر لے گا۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ گلابی جاڑا اپنی پوری آب و تاب سے ماحول میں سرایت کر چکا تھا۔ دن خاصا معتدل گزرتا، لیکن شام اور خصوصاً رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کمروں کے اندر بستر لگا لیے تھے اور رات میں خیز یا ہلکے کمبل اوڑھنے پڑتے تھے۔ تاہم صحن سے گزر کر اس کمرے میں ہم پہنچ گئے جہاں یوسف حلوائی نے شاہدہ کی لاش دیکھی تھی۔ عارف کا گھر 3 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ 2 کمرے پہلو بہ پہلو گھر کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ان کے آگے 8 فٹ چوڑا ایک برآمدہ تھا، پھر چھوٹا سا صحن آ جاتا تھا۔ گھر کا تیسرا کمرہ وہ بیٹھک تھی جو بیرونی دروازے کے قریب گھر کے سامنے والے حصے میں ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ بیٹھک کی مخالف سمت میں ترتیب وار دیوار کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی لاش جس کمرے میں پائی گئی وہ عقبی 2 کمروں میں سے ایک تھا۔ شاہدہ مردہ حالت میں اپنے بستر پر پڑی بے ترتیب پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن شہرک کے مقام سے کٹی ہوئی تھی۔ بہنے والے بے تحاشا خون نے بستر کو بری طرح آلودہ کر دیا تھا۔ بستر کی کیفیت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ موت کو گلے لگانے سے پہلے شاہدہ کتنی تڑپی ہوگی۔ میں نے بستر کے مختلف خون آلود حصوں کا بغور جائزہ لیا اور مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ شاہدہ کی موت واقع ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ اسے رات کے آخری پہر یا فجر کے وقت گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔
इसे नींद की हालत में कत्ल किया गया था क्योंकि वहां अफरा-तफरी के आसार मौजूद नहीं थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक शाहिदा को किसी तेजधार छुरी या खंजर से गर्दन काटकर मौत के मुंह में धकेला गया था। शाहिदा की उम्र 25-26 साल से ज्यादा दिखाई नहीं देती थी। उसके चेहरे की दिलकशी और बदन की शादाबी को मुर्दा हालत में भी बआसानी महसूस किया जा सकता था। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत औरत थी। मुझे उसकी मौत का दिली अफसोस हुआ और इसी अफसरदा दिली के साथ मैं मौके की ज़रूरी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। आधे घंटे की मेहनत के बाद मैं आला कत्ल बरामद करने में कामयाब हो गया। वो गोश्त काटने वाली बड़े साइज़ की एक छुरी थी जिसके फल पर लगे हुए खून ने मुझे बता दिया कि इसी की मदद से शाहिदा की गर्दन काटी गई थी। मज़कूरा छुरी मुझे बावर्ची खाने में बर्तनों की 2 छती पर बर्तनों के पीछे पड़ी मिली थी। ये एक अहम तफ्तीशी पेशरफ्त थी। मैंने मौके की ज़रूरी कार्रवाई को निपटाकर मुशीनामा तैयार किया और शाहिदा की लाश को आला कत्ल समेत पोस्टमार्टम के लिए जिलाई सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। ज़हूर हुसैन ने दबी ज़बान में मुझसे कहा कि मैं लाश को अस्पताल रवाना करने से पहले आरिफ की वापसी का इंतज़ार कर लूं, लेकिन उसकी ये फरमाइश मुझे गैर अहम और फजूल सी लगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम जानते हो आरिफ कहाँ गया है? नहीं जी, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो कब तक वापस आएगा? जनाब, जब मुझे यही पता नहीं कि वो कहाँ गया है तो मैं उसकी वापसी के बारे में क्या बता सकता हूँ, वो बेबसी से बोला। मैंने कहा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं इस सिलसिले में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आरिफ जब वापस आएगा तो इससे भी निपट लिया जाएगा। वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि वो वापस आएगा। मुझे इसकी तलाश में अपने बंदों को भेजना पड़ेगा। मेरे लहजे की मायनाखेज़ी को महसूस करके उसने चुप साध ली। मैंने वहाँ मौजूद अफराद के बयानात लेने का सिलसिला शुरू किया। यूसुफ हलवाई ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा, थानेदार साहब, सबसे पहले आप मेरा बयान ले लें। दोपहर होने वाली है और मुझे दुकान भी खोलनी है। थाने से लेकर यहाँ तक मैंने यूसुफ से मुत्तअद्दिद सवालात पूछे थे जिनके जवाबात में उसने मुझे शाहिदा और आरिफ के बारे में बेशबहा मालूमात फराहम की थी। एक तरह से मैं इसी के बयान की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा था। मेरे ख्याल में इससे फौरी तौर पर पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। अगर आगे चलकर कोई अहम बात सामने आती तो इसे थाने बुलाकर पूछगछ की जा सकती थी। चुनांचे मैंने इसे चाय वारदात पर मजीद रोकना मुनासिब न समझा। ठीक है यूसुफ, मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मुझे एहसास है कि तुम सबसे ख्वार हो रहे हो। मुझे मजीद जो कुछ पूछना होगा मैं दुकान पर आकर तुमसे पूछ लूँगा। अब तुम जा सकते हो। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से 3-4 के बयानात लिए जिनमें ज़हूर हुसैन और सदाकत अली भी शामिल थे। सदाकत अली के अलावा सभी ने आम और रस्मी सी मालूमात फराहम की। मसलन ये कि आरिफ अपनी बीवी से बहुत डरता था। शाहिदा के सामने उसकी छुट्टी गुम हो जाती थी। शाहिदा हाकिमाना मिजाज की मालिक एक थांसू किस्म की औरत थी। उसने शुरू दिन ही से आरिफ को इस तरह दबाया था कि वो इसके सामने दम मारने की जुर्रत नहीं कर सकता था। बिला चूं चरा वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता रहता था। इसलिए पूरे कस्बे में मशहूर था कि आरिफ शाहिदा की बीवी है और शाहिदा आरिफ का शौहर। मैंने बड़े मोहतात अंदाज में शाहिदा की बेवफाई के बारे में भी सवालात किए, लेकिन सदाकत अली के सिवा कोई मकतूल की ज़िंदगी के इस ज़ाविये से आगाह नहीं था। सदाकत की हैसियत भी किसी चश्मदीद गवाह की नहीं थी, ताहम उसे ये पुख्ता शक था कि शाहिदा कोई बड़ी गड़बड़ कर रही है। वैसे भी सदाकत अली की बातों से मैंने महसूस किया कि दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना भी था, लिहाजा मैं इसे इसी की बैठक में लेकर बैठ गया। मुझे उम्मीद थी सदाकत से कोई ऐसी बात ज़रूर मालूम हो जाएगी जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में माविन साबित हो। सदाकत अली के घर में कदम रखने से पहले मैंने आरिफ के घर को बंद करके उसके दाखिली दरवाजे पर सरकारी ताला लगा दिया था। आस पड़ोस वालों को मैंने सख्ती से हिदायत कर दी कि जिसको भी आरिफ दिखाई दे वो इसे सीधा थाने में मेरे पास भेज दे। सदाकत अली ने मेरे नाना करने के बावजूद भी खातिर तवाज़ो के लिए अपनी घरवाली कुलसुम को एक काम सादिर कर दिए। जब हम बैठक में एक दूसरे के रूबरू बैठे तो मैंने संजीदा लहजे में उससे पूछा, सदाकत अली, मुझे इस कस्बे में तैनात हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। मैंने तुम्हारे पड़ोसी जोड़े के बारे में बड़ी अजीब और वाहियात बातें सुनी हैं। क्या आरिफ वाकई शाहिदा के सामने एक ज़रख़रीद ग़ुलाम बन जाता था? लोग उसे शाहिदा की बीवी क्यों समझते थे? इसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर छुपा होगा। सदाकत अली ने एक बोझल सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब,
आप समझदार और तजुर्बेकार आदमी हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए के मानंद होते हैं जो जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं। मगर इन दोनों में मियाँ बीवी वाला एतदाल और तवाज़ुन नहीं था। इनके रहन सहन और बाहमी बर्ताव को देखकर वाकई ऐसा लगता था जैसे आरिफ शाहिदा की घरवाली हो। मैंने ज़नमुरीद मर्द भी देखे हैं, लेकिन इन दोनों का मामला तो हद से बड़ा हुआ था, इंतहाई बेहुदा और शर्मनाक। मैं यही तो जानना चाहता हूँ सदाकत अली, मैंने खामोश होने पर कहा। ऐसी क्या बात थी जो शाहिदा आरिफ से शौहरों वाला सलूक करती थी? आरिफ की किस कमजोरी ने उसे अपनी बीवी की नज़र में चूहा बना दिया था? मेरे ख्याल में जब कोई शौहर अपनी बीवी के सामने चूहा बन जाता है तो इसकी एक ही वजह होती है, सदाकत अली ने मायनाखेज अंदाज में कहा और खामोशी से मुझे देखने लगा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए गहरी सांस खारिज की और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो ये मामला था। देखे मलिक साहब, वो बेहद संजीदा हो गया। मुझे अपनी कब्र में जाना है, इसलिए मैं दावे या वसूख से कुछ नहीं कह सकता। ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बहुत नाजुक और हसास पहलू होता है, लेकिन जब मियाँ बीवी की उम्रों में आधे से ज़्यादा का फ़र्क हो तो फिर लामोहाला इसी नाजुक पहलू की तरफ ध्यान जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले शाहिदा को मुर्दा हालत में देखा था और उसकी उम्र का अंदाज़ा 25-26 के करीब लगाया था, और आज से 4 साल पहले यानी शादी के वक्त वो 21-22 साल की होगी। ये तो इस तस्वीर का एक रुख था। दूसरा रुख यानी आरिफ अभी तक मेरी निगाह में नहीं आया था। सदाकत अली ने उम्रों में आधी से ज़्यादा फ़र्क की बात की तो मैं चौंक कर उससे ये पूछे बिना न रह सका, आरिफ की क्या उम्र होगी? कम से कम 55 साल, उसने तलखी से बताया। ओह, मैं बेसाख्ता एक बोझल सांस खारिज करके रह गया। सदाकत अली ने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, मलिक साहब मुझे देखें, इस वक्त मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, लेकिन अभी भी ठीक ठाक नज़र आता हूँ। इंसान अगर अपनी सेहत पर तवज्जो दे तो वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता। आरिफ है तो 55 साल का, लेकिन अपनी शानदार सेहत की बिना पर वो 65-70 का दिखाई देता है। और अगर शाहिदा से उसका मवाजना किया जाए तो बड़ी माजरत के साथ कहूँगा थानेदार साहब, एक साथ चलते हुए दोनों बाप बेटी नजर आते हैं। सदाकत अली, जैसा कि तुमने बताया है, शाहिदा का तुम्हारे घर में और तुम्हारी बीवी कलसुम का उसके घर में आना जाना था। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते होगे कि औरतों की गुफ्तगू का 90% हिस्सा दूसरी औरतों के शौहरों की ज़ात से मुतालिक बातों पर मुश्तमिल होता है। मलिक साहब, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, ये अल्लाह की बंदियां ऐसा ही करती हैं। अगर ये अल्लाह की बंदियां ऐसा ही करती हैं तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। फिर यकीनन कुलसुम ने शाहिदा से उसके बूढ़े शौहर के बारे में बहुत कुछ पूछा होगा, और मुझे लग रहा है शाहिदा ने कुलसुम के पूछने से कुछ बढ़कर ही बताया होगा। चूँकि इन दोनों की शादी बेजोड़ थी और लोग दोनों के खिलाफ मामूल रवैयों की बिना पर इनके हवाले से मुख्तलिफ अजीब और वाहियात बातें भी करते थे, लिहाजा मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि शाहिदा ने आरिफ की ज़ात से मुतालिक बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज इंकशाफात किए होंगे, और ये मुमकिन नहीं कि कुलसुम ने वो सारी बातें तुम्हें न बताई हों। वो इस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी मलिक साहब, गाहे बगाहे कुछ इस किस्म की बातें मुझ तक पहुँचती रहती थीं, जिनसे पता चलता था कि शाहिदा अपने शौहर से खुश नहीं। इसी लम्हे मेरी खातिर मदारात का सामान बैठक में पहुंच गया। चुनाचे चंद मिनट के लिए हम असल मौजू से हटकर खाने पीने की बातें करने लगे। सदाकत अली पेशे के एतबार से एक मुतवस्सित जमींदार था। उसके घर, रहन सहन और खाने के बर्तनों से जाहिर होता था कि वो एक मुतमईन और आसूदा शख्स है। बातचीत और सोच फिक्र के लिहाज से वो एक माकूल आदमी साबित हो रहा था। चंद मिनट के तवक्कुफ के बाद हम एक मरतबा फिर मकतूल शाहिदा और उसके बीवी नुमा शौहर आरिफ के बारे में बातें करने लगे। मैंने उससे पूछा, सदाकत, तुम बता रहे हो कि आरिफ 55 के पेटे में है। मुझे ये भी पता चला है कि शाहिदा से उसकी शादी सिर्फ 4 साल पहले हुई थी। क्या तुम्हें मालूम है उसने इतनी ताख़ीर से शादी क्यों की, और वो भी खुद से आधी उम्र की एक लड़की से? सब मालूम है मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। साल से हम एक दूसरे के पड़ोस में रह रहे हैं जनाब। आपने जो सवाल किया है
اس کے دو حصے ہیں، میں ترتیب وار اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں اس کی شادی میں تاخیر کا سبب بتاتا ہوں۔ جب عارف کی شادی کی عمر تھی تو وہ اور اس کے ماں باپ لڑکیوں کو مسترد کرتے رہے۔ کوئی لڑکی اگر عارف کو پسند آ جاتی تو اس کی ماں سلمیٰ لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی، اور اگر سلمیٰ کی نظر کسی لڑکی پر ٹک جاتی تو عارف کسی ہیلے بہانے سے اسے ناپسند کر دیتا۔ اس طرح عارف کی عمر آگے بڑھتی رہی۔ ان ماں بیٹے کا یہ وتیرہ دیکھ کر لوگ بھی محتاط ہو گئے اور کنواری لڑکیوں کے والدین نے ایک طرح سے انہیں بلیک لسٹ قرار دے دیا۔ چنانچہ سلمیٰ جہاں بھی عارف کے رشتے کی بات چلاتی پہلے ہی قدم پر اسے منع کر دیا جاتا۔ اس عمل سے گزر کر عارف جوان سے ادھیڑ عمر ہو گیا۔ پھر جیسے ہی وہ 50-51 کا ہوا، سمجھیں کہ اس کی لاٹری کھل گئی۔ لمحے بھر کو وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ میں لاٹری والی بات جو بتا رہا ہوں نا، یہی آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب ہے۔ ادھر ملتان میں عارف کی ایک خالہ کنیز رہتی تھی اور اس اللہ کی بندی کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، یعنی شاہدہ۔ جب کنیز کا وقت آخر قریب آ گیا تو اس نے سلمیٰ سے کہا کہ تمہارا بیٹا عارف ابھی تک کنوارا ہے اور میں پتہ نہیں کس پل اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر میں مر گئی تو شاہدہ دنیا میں اکیلی رہ جائے گی، کیوں نہ اس کی شادی عارف سے کر دی جائے، اس طرح میں بھی آرام سے مر سکوں گی۔ یوں شاہدہ کی عارف سے شادی ہو گئی۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صداقت علی، اس کے خاموش ہونے پر میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، جب کنیز اپنے بھانجے سے اتنی ہی محبت کرتی تھی تو بیٹی سے اس کی شادی کا خیال پہلے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بھی دو وجوہات ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایک وجہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب عارف اپنی جوانی کے بام عروج پر تھا تو اس وقت شاہدہ بیچاری پیدا ہوئی ہوگی۔ جب شاہدہ شادی کے قابل ہوئی تو عارف کا بڑھاپا شروع ہو گیا، یہ تو ہے ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عارف کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے تک دونوں بہنوں یعنی کنیز اور سلمیٰ میں شدید ترین اختلافات رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھیں۔ سلمیٰ یہاں یعنی کہ ضلع جھنگ کے اس قصبے بخت پور میں اپنے بیٹے عارف کے ساتھ رہتی تھی، اور کنیز ادھر ضلع ملتان کے ایک نواحی گاؤں حسین آباد میں اپنی بیٹی شاہدہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر جب کنیز شدید بیمار پڑی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنی موت کو یقینی دیکھتے ہوئے اپنی بہن سے رنجش کو ختم کر دیا۔ سلمیٰ نے بھی کنیز کو معاف کر دیا۔ اس طرح دونوں ناراض بہنوں کی رنجش ختم ہوئی، جس کے نتیجے میں عارف کی شاہدہ سے شادی ہو گئی۔ بہت خوب، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو واقعی عارف کی لاٹری نکلی تھی۔ لاٹری تو تھی جناب، صداقت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس لاٹری نے بعد میں عارف کا باجا بجا کے رکھ دیا۔ اسی باجے کی گونج میں وہ شاہدہ کی بیوی مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، اگر عارف دمخم والا شوہر ہوتا تو یہی لاٹری اس کی شان و شوکت کے گراف کو کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر لے جاتی۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ملک صاحب، صداقت علی تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ شاہدہ ایسی ہی زوردار اور ٹھسے والی عورت تھی کہ جس کی بھی بیوی ہوتی اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ میں نے کہا، صداقت علی، شاہدہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہے اور عارف کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہے۔ یوسف حلوائی کے مطابق اسے آج کہیں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا یہ یوسف کو پتہ ہے اور نہ ہی کوئی اور شخص یہ بات جانتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عارف نے یوسف سے غلط بیانی کی ہو اور وہ اپنے منصوبے کو مکمل کرنے کے بعد کہیں فرار ہو گیا ہو؟ کون سا منصوبہ ملک صاحب؟ صداقت نے متذبذب انداز میں پوچھا۔ اس کے استفسار کے جواب میں میں نے اسے ان معلومات سے آگاہ کر دیا جو یوسف حلوائی نے مجھے فراہم کی تھیں۔ صداقت نے پوری توجہ اور انہماک سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، ملک صاحب، یہ بات تو طے ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ شاہدہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اگر یوسف نے عارف کے بیان کے حوالے سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عارف اپنی بیوی کو قتل کر کے خاموشی سے کہیں غائب ہو گیا ہے اور ہمیں اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ واپس آئے یا نہ آئے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، لیکن اگر وہ شاہدہ کو موت کے گھاٹ اتار کر فرار ہوا ہے تو میں اسے پاتال سے بھی کھینچ کے لے آؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کون سی بات ملک صاحب؟ یہ بات کہ آیا شاہدہ بے وفائی کا مرتکب ہو رہی تھی یا نہیں؟
मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अगर हम यूसुफ की बातों को बुनियाद बनाकर आरिफ को शाहिदा का कातिल करार देते हैं तो फिर ये बात बाए सबूत को पहुंच जाती है कि शाहिदा चुपके चुपके अपने शौहर को धोखा दे रही थी और आरिफ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मगर किसके साथ पकड़ लिया था? ये एक संगीन सवाल है। मैंने लम्हे भर को तवक्कुफ किया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस रंगीन और संगीन सवाल के जवाब तक रसाई हासिल करने के लिए तुम मेरी मदद करोगे सदाकत अली, क्योंकि तुम्हें भी शाहिदा की ज़ात के हवाले से कुछ इसी किस्म का शक था। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, वो बड़े रसान से बोला। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में कहा, फिर हकीकत क्या है वो भी बता दो। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, एक बात की वजाहत करना चाहूँगा कि मेरी आदत दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मैं अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूँ। दूसरों के मामलात में मुदाखलत करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसा ही मैं अपने मामलात के लिए दूसरों से भी तवक्को रखता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो लम्हे भर के लिए रुका तो मैंने कहा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैंने आरिफ और शाहिदा के बारे में बहुत कुछ सुना, लेकिन मैंने इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। यूँ समझें कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल बाहर किया, मगर जो कुछ मेरे देखने में आया मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। यहाँ तक बताने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और सिलसिला कलाम जारी रखा। मलिक साहब, बनना संवरना औरत का हक है और शादीशुदा औरत जाहिर है अपने शौहर के लिए बनाव सिंगार करती है, लेकिन मेरे पड़ोस में यानी आरिफ के घर में मुझे इसके बरक्स देखने को मिलता रहा है। शाहिदा आरिफ को तो अपना शौहर ही नहीं समझती थी। उसकी दिलबस्तगी के लिए आराइश व ज़ेबाइश तो बहुत दूर की बात है। मैंने खुद अपनी आंखों से कई मर्तबा देखा कि जब आरिफ घर में नहीं होता था तो शाहिदा खुद को संवारने के लिए खुसूसी एहतमाम करती थी। हालांकि सच्ची बात यह है कि शाहिदा को कुदरत ने माशाअल्लाह जो हुस्न और खूबसूरती अता कर रखी थी, इसके होते हुए किसी सजावट की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। आपने तो इसे मुर्दा हालत में देखा है। अगर जिंदा हालत में उसकी एक झलक देख लेते तो मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे। मैं शाहिदा की लाश को एक नज़र देखकर सब कुछ समझ गया था। इसके लिए किसी वजाहत या तफसील की कतन कोई ज़रूरत नहीं। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए थमा तो मैंने कहा, मैंने अपने पेशा वराना कैरियर में बहुत से जिंदा लोगों को मुर्दों में बदलते हुए देखा है और बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि मौत जिंदगी पर हावी होने के बाद इसकी कौन कौन सी रौनकें छीन लेती है। बहरहाल, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके सदाकत अली को असल मौजू की तरफ लाते हुए कहा, सदाकत अली, बात कहीं से कहीं चली गई। तुम मुझे शाहिदा की बेवफाई के हवाले से कुछ बताने वाले थे। जनाब, मैं इसी तरफ तो आ रहा था। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने महसूस किया था कि शाहिदा का बनना संवरना आरिफ के लिए हरगिज़ नहीं था। आरिफ का काम ऐसा था कि ऐसे दुकान दोपहर के वक्त खोलनी पड़ती थी। आप जानते हैं कि टिक्के कबाब की दुकानदारी दोपहर से शुरू होकर रात गए तक चलती है और इसमें भी शाम के बाद का वक्त बेहद मसरूफ़ होता है और उमूमन इन्हीं औकात में शाहिदा को बेवफाई का मौका मिलता था। सदाकत अली, तुम मेरे सवाल के जवाब में कुछ ज़्यादा ही एहतियात से काम ले रहे हो, इसलिए अगर तुमने अपनी आंखों से शाहिदा की बेवफाई का कोई मंजर देखा है तो मुझे बताओ ताकि मैं उसके कत्ल के सिलसिले में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा सकूं। जनाब, मैंने अपनी आंखों से तो कभी कुछ नहीं देखा, वो दो टोक अंदाज में बोला, लेकिन आरिफ की गैर मौजूदगी में उसका खुसूसी बनाव सिंगार और नामहरम लोगों का उसके घर में आना बहुत कुछ समझने के लिए काफ़ी है। जनाब, एक और बात, कई बार ये देखने का इत्तेफाक हुआ कि जब आरिफ घर में नहीं होता था तो काहे बगाहे दो अफराद का वहाँ आना जाना रहता था। मैं इस आमदोरफ्त को अच्छा नहीं समझता था, लेकिन कभी मैंने आरिफ के घरेलू मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की। अगर शाहिदा के कत्ल जैसा संगीन वाक़या ना होता और एक थाना इंचार्ज की हैसियत से आप मुझसे ताउन की बात ना करते तो शायद मैं अब भी ज़बान बंद ही रखता। मैंने महसूस किया कि सदाकत अली बुनियादी तौर पर एक शरीफ नफ्स इंसान था, इसलिए दूसरों के मामलात में बोलते हुए वो कुछ ज़्यादा ही एहतियात से काम ले रहा था। मैंने इसकी तशफ़ी के लिए वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ रहा हूँ सदाकत अली। मुझे बताओ कि वो दो नामहरम अफराद कौन हैं जो आरिफ की गैर मौजूदगी में उसके घर शाहिदा से मिलने आया करते थे। इनमें से एक तो यही मोटा यूसुफ है जो अभी अभी आपसे इजाज़त लेकर गया है, उसने गहरी संजीदगी से बताया, और दूसरे शख्स का नाम है दाऊद।
صداقت علی ایک کے بعد ایک چونکا دینے والا انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تم یوسف حلوائی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی ہاں، بالکل، وہ قطعیت سے بولا۔ یہ یوسف حلوائی عارف کا سوتیلا بھائی بھی ہے، اور وہ جو دوسرا آدمی داؤد ہے نا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں، آپ اسے آوارہ اوباش شخص سمجھ لیں۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات سے صداقت علی کو تکنے لگا۔ یوسف حلوائی کے حوالے سے اس نے ایک نئی بات کر دی تھی۔ اب تک یوسف سے میری ڈھیروں باتیں ہوئی تھیں، لیکن کسی بھی مرحلے پر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ اس کی تمام تر گفتگو سے یہی تاثر ابھرتا تھا کہ ان دونوں میں اچھے اور خوشگوار دوستانہ تعلقات ہیں، رشتہ داری کی طرف تو بھولے سے بھی دھیان نہیں گیا تھا۔ کیا عارف اور یوسف واقعی سوتیلے بھائی ہیں؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ شاکی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں آپ سے غلط بیانی کیوں کروں گا؟ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ یوسف حلوائی سے خود پوچھ لیں، وہ تو جب بھی نظر آئے گا میں اس سے پوچھ ہی لوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ یوسف نے کیوں نہیں بتایا مجھے کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے؟ ممکن ہے کہ وہ اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث نہ لانا چاہ رہا ہو۔ ناخوشگوار موضوع؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے صداقت علی کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ ماضی بعید میں عارف کے باپ قاسم علی نے عارف کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ اس وقت عارف کی عمر یہی کوئی 10-12 سال رہی ہوگی۔ سلمیٰ اور قاسم علی کے درمیان ایک بہت بڑے جھگڑے نے جنم لیا، اور اس جھگڑے کے نتیجے میں قاسم علی سلمیٰ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قاسم علی نے فریدہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ یہ یوسف حلوائی اسی فریدہ کا بیٹا ہے۔ یوسف کی عمر 6-7 سال تھی تو قاسم علی نے زلیخا نامی ایک خوبصورت عورت سے تیسری شادی کر لی۔ اس وقت اس نے اپنی فریدہ یعنی کہ دوسری بیوی کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو فریدہ اپنی سوتن زلیخا کو برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور بالآخر فریدہ اپنے بیٹے کو لے کر قاسم سے علیحدہ ہو گئی۔ قاسم علی نے فریدہ کو طلاق نہیں دی تھی اور نہ ہی فریدہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ ان تمام کرداروں میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے، بس عارف اور یوسف بچے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، خاصی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی ہے۔ کیا زلیخا نامی اس عورت سے بھی قاسم علی کی کوئی اولاد پیدا ہوئی تھی؟ نہیں، صداقت علی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ میں نے دوسرے مشکوک بندے کے بارے میں اس سے پوچھا، اور یہ داؤد کون ہے؟ داؤد بھی اسی قصبے میں رہتا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ملک صاحب، داؤد ایک آوارہ شخص ہے، کوئی خاص کام دھندہ نہیں کرتا، آپ اسے ایک سڑک چھاپ غنڈہ سمجھ لیں۔ اپنے سے کمزور لوگوں پر روب ڈال کر غنڈہ ٹیکس وصول کرتا ہے، مار پیٹ اور چوری چکاری کے کاموں میں بھی ملوث رہتا ہے، ایک آدھ بار مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا چکا ہے۔ میں گہری سوچ میں پڑ گیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یوسف کے لیے تو اس حوالے سے تھوڑی بہت رعایت نکالی جا سکتی ہے کہ وہ عارف کا سوتیلا بھائی ہے۔ عارف کی موجودگی میں وہ اگر اس کے گھر میں آتا جاتا نظر آیا ہے تو یہ کوئی اتنی معیوب بات نہیں، لیکن داؤد جیسے ایک مستند غنڈے کی وہاں آمد و رفت قابل غور ہے۔ میں موجودہ حالات میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عارف نے اپنی بیوی کے حوالے سے یوسف حلوائی کو جو کچھ بتایا تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ شاہدہ کا قتل اور عارف کی روپوشی بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کا کہنا برحق ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شاہدہ کے طور طریقے بڑے خطرناک تھے، خاص طور پر عارف کی غیر موجودگی میں اس کا انداز ہی بدل جاتا تھا۔ اس پر داؤد کا گھر میں آنا واقعی ان حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے جن کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یوسف حلوائی کو بھی کوئی رعایت نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال وہ بھی تو شاہدہ کے لیے نامحرم ہی ہے نا۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے ملنے کے لیے آنا اس کا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یوسف کو نظر انداز کرنے کی بات نہیں کی صداقت علی، میں نے جلدی سے کہا، اس سے تو میں بڑی سخت پوچھ گچھ کروں گا، تم فکر نہ کرو، انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ گہری فکر مندی سے بولا، ملک صاحب، حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں کہ عارف شاہدہ کو قتل کر کے کہیں فرار ہو گیا ہے، آپ اسے کیسے تلاش کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ بخت پور سے باہر
और कहाँ कहाँ जा सकता है। मैंने कहा, इसके रिश्तेदार या दोस्त यार किन किन इलाकों में रहते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक आरिफ की सिर्फ एक ही रिश्तेदार बाकी बची थी, यानी कि शाहिदा। अब वो भी जिंदा नहीं रही। यही अहवाल उसके यार दोस्तों का भी है। मैंने उसे कहीं आते जाते नहीं देखा और न ही इनके घर में मेहमानों वगैरह की आमदोरफ्त होती थी। लिहाजा इस सिलसिले में तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा जनाब। वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर मोतदिल लहजे में बोला, इस सिलसिले में हो सकता है कि यूसुफ हलवाई आपकी कोई मदद कर दे। मैं इसे ज़रूर चेक करूंगा। मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर पूछा, लाश पोस्टमार्टम के बाद कल वापस आ जाएगी। शाहिदा का वारिस तो आरिफ ही था, लेकिन वो मंजर से गायब है। यूसुफ के मुताबिक अगर वाकई वो किसी काम से कहीं गया है तो शाम तक उसे वापस आ जाना चाहिए। अगर वो वापस आ जाता है तो अच्छी बात है। मैं शाहिदा की लाश उसके हवाले कर दूंगा, बशर्ते कि वो शाहिदा के कत्ल में मुलविस ना पाया गया हो। लेकिन अगर इसकी वापसी ना हुई तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। देखें जनाब, वो बड़े रसान से बोला, अगर तो आरिफ शाहिदा को कत्ल करके फरार हुआ है तो इसकी वापसी की उम्मीद ना रखें। बस समझें वो गया हाथ से। वो हाथ से तो नहीं जाता सदाकत अली, मैंने ठोस लहजे में कहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें मालूम है उधर मुल्तान में शाहिदा के दीगर रिश्तेदार भी हैं? अगर आज शाम तक आरिफ वापस नहीं आता तो कल सुबह किसी बंदे को मुल्तान भेजकर शाहिदा के रिश्तेदारों को इस अंधोनाक वाक़ये की खबर तो देनी होगी ना। वो शक्त खुर्दा अंदाज में गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते हुए बोला, नहीं जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये सवाल मुझे यूसुफ हलवाई ही से पूछना पड़ेगा। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। सदाकत अली खामोश नज़रों से मुझे देखता रहा। मैं मज़ीद 2-4 सवालात के बाद उसके घर से बाहर निकल आया। वापसी के सफ़र में मैं अकेला ही थाने की जानिब बढ़ रहा था। मेरे साथ जाए वकुआ की तरफ आने वालों में से हवलदार नासिर शाह को मैंने शाहिदा की लाश के हमरा सरकारी अस्पताल भिजवा दिया था और यूसुफ हलवाई भी मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गया था। जब यूसुफ आरिफ के घर से जा रहा था तो मेरा अंदाज़ा यही था कि इससे मज़ीद किसी पूछगछ की ज़रूरत नहीं। लेकिन हालात में अचानक एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी और मेरे ख्याल में अब यूसुफ से पूछने के लिए बहुत कुछ जमा हो चुका था। इसके साथ ही मुझे दाऊद को थाने बुलाकर उसका शानदार इंटरव्यू भी करना था। मैं इसी लाहे अमल को तरतीब देते हुए थाने पहुंच गया। जैसा कि मैंने बताया है, ज़िला झंग के नवाह में वाक़े बख्तपुर नामी ये कस्बा खासा गुंजान आबाद था और मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी चंद रोज़ ही हुए थे। यही वजह थी कि मैं कस्बे के मामलात और तमाम लोगों से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हो सका था। चुनाचे नई नई बातें सामने आ रही थीं। बहरहाल कोई भी बात हमेशा नई नहीं रहती, वक्त गुजरने के साथ साथ पुरानी हो जाती है। कुछ अरसे के बाद इन लोगों को मेरे लिए और मुझे इनके लिए पुराना हो जाना था। यही हकीकत है और दस्तूरे ज़माना भी। दोपहर के बाद मैंने हैदर अली नामी कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और इसे दाऊद के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। हैदर अली इसी कस्बे का रहने वाला था और मैंने इसे खासा होशियार किस्म का बंदा पाया था। उसने मेरे सवालात के जवाबात में इन बातों की तस्दीक कर दी जो सदाकत अली ने मुझे दाऊद के हवाले से बताई थीं। ताहम हैदर अली इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि दाऊद का आरिफ के घर में आना जाना था। मैंने खुसूसी हिदायत के साथ हैदर अली को दाऊद की जानिब रवाना कर दिया। इसे दाऊद को बड़े तरीके सलीके से घेर कर अपने साथ थाने लाना था। साथ ही यूसुफ हलवाई को भी ये पैगाम देना था कि मुझसे थाने आकर मिले। वो एकाम की तामील का यकीन दिलाकर मेरे कमरे से रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद हवलदार नसीर शाह अस्पताल से वापस आ गया। फिर हमारे दरमियान ताज़ा तरीन हालात पर गुफ्तगू होने लगी। नसीर शाह एक समझदार और तजुर्बेकार हवलदार था। मैंने अब उसे इन तमाम बातों से आगाह किया जो सदाकत अली ने मुझे बताई थीं। दाऊद के बारे में नसीर शाह की राय भी अच्छी नहीं थी। वो इसकी बदमाशियों और बदकुमाशियों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैंने पूछा, शाह जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप दाऊद के काले करतूत से अच्छी तरह आगाह हैं और अभी तक इसके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है जनाब, हवलदार ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। वो जेल भी काट चुका है। मैं इसकी जेल यात्रा के बारे में सुन चुका हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस किस्म की छोटी मोटी सजाओं से दाऊद जैसे लोगों का भला नहीं होता। इन्हें तो कहीं ना कहीं लंबा ही फिट करना पड़ता है।
या फिर गाहे बगाहे खातिर मदारात के लिए थाने बुलाते रहना चाहिए। कहते तो आप ठीक हैं जनाब, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। लेकिन दाऊद जैसे गुंडों के मामले में एक मसला हमेशा रहता है। कैसा मसला? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, ये जो दाऊद है ना, ये बहुत सोच समझ कर कार्रवाई करता है। अपने बराबर के या ज़्यादा ताकतवर लोगों पर उसने कभी हाथ नहीं डाला, हमेशा कमज़ोर अफराद को निशाना बनाता है। कमज़ोर आदमी की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला होता है। लिहाजा वो जालिम की शिकायत लेकर किसी साहिब इख्तियार आदमी के पास नहीं पहुंचता। और आप जानते हैं मलिक साहब, जब तक किसी शख्स के खिलाफ हमारे पास कोई रिपोर्ट ना आए, हम कार्रवाई ना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये मजबूरी अपनी जगह, मैंने तायदी अंदाज में कहा, लेकिन दाऊद जैसे गुंडों से निपटने के लिए पुलिस के पास और भी कई रास्ते होते हैं। अगर एक थाना इंचार्ज दाऊद जैसे लोगों के सामने बेबस हो जाए तो फिर तो हो गई थानेदारी। हवलदार ने नसीर शाह को ये बताया था कि दाऊद को यहाँ बुलाने के लिए कांस्टेबल हैदर अली रवाना हो चुका है। हमारे दरमियान इस मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ी तो हवलदार ने कहा, मलिक साहब, अगर यूसुफ हलवाई का बयान दुरुस्त निकला तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने उसकी बात को समझने के बावजूद भी पूछा, किस किस्म की मुश्किल शाह जी? देखें जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला, अगर आरिफ की यूसुफ से कही हुई ये बात सच निकलती है कि शायदा बेवफाई की मुर्तकिब हो रही थी, तो इस अमर के कभी इम्कानात हैं आरिफ ही ने शाहिदा को कत्ल किया होगा। इस सूरत में आरिफ की वापसी मशकूक हो जाती है। इन हालात में शाहिदा की लाश का क्या होगा? किसके हवाले करेंगे लाश को? हम ये बात समझ में नहीं आ रही। मैंने नसीर शाह को सदाकत अली से होने वाली बातचीत के बारे में तफसीलन बताया। इसमें शाहिदा की बेवफाई के हवाले से दाऊद और यूसुफ हलवाई का खुसूसी जिक्र हुआ था और आखिर में मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, यूसुफ हलवाई, सदाकत अली और शाहजी, आप समेत सबका यही ख्याल है कि अगर आरिफ ने शाहिदा को कत्ल किया है तो वो पलटकर बख्तपुर में कदम नहीं रखेगा। ठीक है, हालत वाक़ियत की रोशनी में इस बात के इम्कानात तो हैं कि आरिफ ने शाहिदा की बेवफाई पर उसे कत्ल कर दिया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है हकीकत इसके बरक्स हो, आरिफ का शाहिदा के कत्ल से कोई ताल्लुक ही ना हो, वो वाकई किसी काम से कहीं गया हो। हमें इस वाक़े के इस जाविये को यकसर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो मलिक साहब, वो संजीदगी से बोला। मैंने कहा, शाह जी, शाहिदा कत्ल हो गई और उसका शौहर मुतवक्के कातिल आरिफ मंजर से गायब है। इन दोनों के सिवा इस घर में और कोई नहीं रहता था, इसलिए मैंने इस घर पर सरकारी ताला लगवा दिया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जब तक इस केस का ऊँट किसी करवट नहीं बैठ जाता, आरिफ के घर की निगरानी बहुत ज़रूरी है, खुसूसन रात के वक्त। इस किस्म के बंद घर चोरों और डकैतों की दिलचस्पी का खुसूसी मरकज़ बन जाते हैं। इस घर पर जो क़यामत टूटी है सो टूटी है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई मुहिम जो चोर इस मौके से फ़ायदा उठाकर वहाँ सफाया ही न करते। लिहाजा किसी चालाक किस्म के कांस्टेबल की वहाँ ड्यूटी लाजमी लगा दो। हमारे थाने में एक ऐसा कांस्टेबल है जनाब, जो रातों को जागने का बड़ा माहिर है, नसीर शाह ने बताया। आरिफ के घर पर इसी की ड्यूटी लगा देते हैं। ठीक है, बुलाएं इस कांस्टेबल को, मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। थोड़ी देर के बाद कांस्टेबल वसीम मेरे सामने हाजिर था। मैंने सरतापा इसका जायज़ा लिया। वो एक सेहतमंद और चाको चौबंद शख्स था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुना है तुम रातों को जागने के बहुत माहिर हो? बस जी, अपनी अपनी आदत की बात होती है, वो सादगी से बोला। कुछ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और कुछ लोगों को देर से नींद आती है। मैं कभी भी आधी रात से पहले नहीं सोया, और अगर कोई दिलचस्पी या कोई मसरूफियत हो तो पूरी रात जागकर भी गुजार सकता हूँ। फिर अगले रोज़ तुम्हें नींद आती होगी? मैंने पूछा। कोई ख़ास नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। बस दिन में 1-2 घंटे आराम के लिए मिल जाएं तो गुजारा हो जाता है। बस तो फिर ठीक है। मैंने नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में उसे आरिफ के घर की खुफिया निगरानी के बारे में बताया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और आखिर में कहा, ठीक है मलिक साहब, मैं अभी उधर रवाना हो जाता हूँ। वो फर्माबरदारी से बोला। इंशाअल्लाह आपको मेरे काम से कोई शिकायत नहीं होगी। वसीम, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इस निगरानी के दौरान में अगर तुम्हें कोई भी गैर मामूली बात नजर आए तो फौरन एक्शन में आ जाना
और इस वाक़ये की इत्तला देने में किसी किस्म की ताख़ीर से काम नहीं लेना। मैंने लम्हे भर को तवक़्क़ुफ़ किया और फिर इज़ाफ़ा करते हुए कहा, और अगर तुम्हें किसी भी वक्त कहीं भी आरिफ की शक्ल नज़र आए तो इसे पहली फुर्सत में पकड़कर मेरे पास ले आना। आप फ़िक्र न करें जनाब, वो यकीन दहानी कराने वाले अंदाज में बोला। मैं समझ गया हूँ, मुझे वहाँ किस नौयत की ड्यूटी करनी होगी। वसीम के जाने के बाद मैं दोबारा हवलदार नसीर शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया और संजीदा लहजे में कहा, शाह जी, आप ज़रा ये मालूम करने की कोशिश करें कि उधर मुल्तान में शाहिदा का कोई वाली वारिस है या नहीं। मैंने यहाँ के लोगों से अब तक जो भी पूछताछ की है उसके मुताबिक तो आरिफ और शाहिदा का इस दुनिया में कोई भी नहीं। मालूमात तो मेरी भी यही है मलिक साहब, वो गंभीर लहजे में बोला, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसी वक्त कांस्टेबल हैदर अली वापस आ गया। वो खाली हाथ लौटा था। क्या बात है हैदर अली, तुम जिन लोगों को लेने गए थे वो कहाँ हैं? शायद मैं एक बात का जिक्र करना भूल गया। जब मैंने हैदर अली को दाऊद को लाने के लिए रवाना किया था तो साथ ही ये भी कह दिया था कि उधर मेन बाजार में यूसुफ हलवाई से भी कहता जाए कि वो फौरन थाने आकर मुझसे मिले। लोगों से मेरी मुराद यही दाऊद और यूसुफ हलवाई ही थे। हैदर अली ने बड़ी रसानियत से जवाब दिया, मलिक साहब, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक पहले मेन बाजार में यूसुफ के पास ही गया था और उसे आपका हुक्म सुना दिया था। फिर उसने क्या कहा? मैंने हैदर अली की बात पूरी होने से पहले ही पूछ लिया। वो कह रहा था कि बस मैं अभी 5 मिनट में थाने पहुंचता हूं। इसके ये 5 मिनट कितने लंबे हैं? मैंने सख्त लहजे में कहा। अब तो इस बात को पौन घंटा होने को आ रहा है और वो यहाँ नहीं पहुंचा। जनाब, अगर आपका हुक्म हो तो मैं दोबारा उसकी तरफ जाता हूँ और उसे कान से पकड़ कर लाता हूँ, हैदर अली ने पुरजोश लहजे में कहा। हाँ, इसके साथ तो यही सलूक करना पड़ेगा, मैंने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर पूछा, और इस दाऊद की क्या रिपोर्ट है? दाऊद इस वक्त बख्तपुर में मौजूद नहीं जनाब, वह हतमी अंदाज में बोला। बख्तपुर में मौजूद नहीं तो कहाँ चला गया? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। हैदर अली ने बताया कि मैंने उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, उसके घर वालों से भी बात की है। पता चला है कि वो आज सुबह चक उमर गया है और उसकी वापसी कल किसी वक्त होगी। चक उमर एक छोटा सा गांव था और बख्तपुर के मगरिब में 3 मील के फासले पर वाक़ था। इस दाऊद कमबख्त को भी आज ही चक उमर जाना था। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही सवाल उभरा कि कहीं दाऊद किसी खास प्लानिंग के तहत तो बख्तपुर से गायब नहीं हुआ। इसका गायब होना मौजूदा सूरत हाल में इस जानिब इशारा करता था कि शाहिदा के कत्ल से इसका कोई न कोई ताल्लुक हो सकता है, बिला वास्ता या बिल वास्ता। इसके इंटरव्यू के लिए मुझे कल तक इंतज़ार करना था या फिर फौरी तौर पर चक उमर जाकर उसकी गर्दन पकड़नी थी। मैंने फैसला किया कि पहले यूसुफ हलवाई को चेक कर लूँ, इसके बाद दाऊद की तरफ रुख करूँगा। मैंने हैदर अली से कहा, तुम जाओ और यूसुफ हलवाई को कान से पकड़ कर ले आओ। वो अच्छा जनाब कहते हुए रुखसत हो गया। इसके जाने के बाद हवलदार नसीर शाह ने कहा, मलिक साहब, शाहिदा की लाश को तो यूसुफ हलवाई के सुपुर्द भी किया जा सकता है। वो आरिफ का सौतेला भाई है, इस हवाले से वो शाहिदा का रिश्तेदार भी है। ये बात मेरे जहन में भी है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इससे पहले मैं यूसुफ हलवाई को कास्टिक सोडे से धोना चाहता हूँ। आप इसकी सफाई धुलाई ज़रूर करें जनाब, हैदर अली अभी से कान से पकड़ कर लाने वाला है, हवलदार ने कहा। मैं भी इस काम में मसरूफ़ हो जाता हूँ जो आपने मुझे सौंपा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जल्दी से कहा, नेक काम में ताख़ीर अच्छी नहीं होती। हवलदार नसीर शाह को मेरे कमरे से रुखसत हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि हैदर अली यूसुफ हलवाई के साथ हाजिर हो गया। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, यूसुफ मुझे रास्ते ही में मिल गया था। इसने बताया कि ये इधर ही आ रहा था तो मैं इसे कान से पकड़े बगैर ही सीधा आपके पास ले आया हूँ। ठीक है हैदर अली, तुम जाओ, मैंने तहमाना अंदाज में कहा। मेरे इशारे पर यूसुफ हलवाई चौबी बेंच पर बैठ गया और उलझन ज़दा सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कदरे सख्त लहजे में पूछा, यूसुफ, तुम तो सिर्फ 5 मिनट में मेरे पास आने वाले थे और अब 1 घंटे से भी ज़्यादा गुजर गया है। क्या तुम्हारे 5 मिनट इतने तवील होते हैं? मिन्नत आमेज़ लहजे में वजाहत करते हुए उसने बताया, वो बस जनाब, निकलते निकलते देर हो गई, आप मुझे माफ़ कर दें। देर से आने की माफ़ी तो तुम्हें मिल जाएगी यूसुफ, लेकिन मैंने मायनाखेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो उसने जल्दी से पूछा,
लेकिन थानेदार साहब, लेकिन ये कि तुमने जो गलत बयानी की है, बल्कि जिस तरह हकीकत को छुपाया है, इस जुर्म की माफ़ी मिलना आसान नहीं। जनाब, मैंने किस हकीकत को छुपाया है? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैंने गंभीर लहजे में पूछा, यूसुफ, क्या तुम आरिफ के सौतेले भाई नहीं हो? नन हाँ, वो गड़बड़ा गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसके तासुरात और फौरी रद्द-ए-अमल से यही ज़ाहिर होता था कि इसे मुझसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। मैंने इसकी बौखलाहट को नज़रअंदाज करते हुए इस्तफ़सार किया, यह हकीकत तुमने मुझसे क्यों छुपाई? जानते हो, किसी अहम बात को छुपाना भी गलतफ़हमी और गलत बयानी ही के ज़ुमरे में आता है। वो तो ठीक है जनाब, वो घबराहट आमेज़ अंदाज में बोला। मुझे क्या पता था आपको ये बात मालूम नहीं। मैं तो यही समझ रहा था कि आप यहाँ के थानेदार हैं, आप सबके बारे में तफसील से जानते होंगे। सबकी तफसील तो मैं बाद में जमा करूँगा, मैंने मायनाखेज़ लहजे में कहा। अभी तो मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में कुछ ख़तरनाक नौइयत की खबरें मिली हैं। पहले इनकी पूछ पड़ताल कर लूँ, बाकी को बाद में देखेंगे। जनाब, उसके चेहरे पर खौफ और हिरास के तासुरात उभर आए। सरसराती हुई आवाज़ में उसने इस्तफ़सार किया, मैंने क्या किया है? मैं फौरी तौर पर अंदाज़ा कायम न कर सका कि उसका खौफ और घबराहट मसनूई थे या वाकई वो ये बात सुनकर डर गया था। बहरहाल वो डरा सहमा हुआ नजर आ रहा था। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, आरिफ ने अपनी बीवी शाहिदा के हवाले से चंद रोज़ पहले तुमसे क्या कहा था? जी हाँ, जी हाँ, वो बड़ी सूरत से इस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप वही शाहिदा की बेवफाई वाली बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारे मुताबिक आरिफ का कहना यह था कि उसने जैसे ही शाहिदा की चोरी पकड़ ली वो इसे कत्ल कर देगा, और फिर जब शाहिदा कत्ल कर दी गई तो तुमने यही खदशा जाहिर किया था कि शायद आरिफ ने शाहिदा को रंगे हाथों पकड़ लिया है, तभी वो इसे मौत के घाट उतारने के बाद गायब हो गया है। मैंने लम्हे भर को तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका और सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने सुबह जब तुमसे पूछा कि वो शख्स कौन हो सकता है जिसने बेवफाई में शाहिदा का साथ दिया, तो तुम कोई जवाब देने से कासिर रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ ना? जज, जी हाँ बिल्कुल, वो थूक निगलते हुए बोला। वाकई मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं जनाब, आप कहेंगे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम भी उठा लूँगा। तुम्हें छोटी या बड़ी कसम उठाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं यूसुफ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि मैंने ऐसे दो अफराद का सुराग लगा लिया है जो आरिफ की गैर मौजूदगी में चोरी छुपे शाहिदा से मिलने उसके घर जाया करते थे। अच्छा जी, उसका मुंह हैरत से खुल गया। वो दोनों कौन हैं जनाब? एक का नाम तो दाऊद है, मैंने बताया, और दूसरा? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखने लगा। और दूसरा कौन है जनाब? दूसरा बंदा इस वक्त मेरे सामने बैठा है, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। मैं? वो हिरासा नज़रों से इधर उधर देखते हुए बोला। हाँ तुम यूसुफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि तुम भी आरिफ की गैर मौजूदगी में शाहिदा से मिलने जाया करते थे। ये बिल्कुल गलत है जनाब, वो कदरे एहतिजाजी अंदाज में बोला। आपको मेरे बारे में ऐसी इतला किसने दी है? तुम इतला कुनिंदा की खोज में न पड़ो, मैंने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा। यह बताओ कि तुम आरिफ के ग़याब में शाहिदा से मिलने जाते थे या नहीं? वो कदरे संभले हुए अंदाज में बोला, जनाब, आरिफ के भेजने पर एक आध बार गया हूँ, लेकिन अभी हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आरिफ मेरा सौतेला भाई होने के अलावा मेरा गहरा दोस्त भी है, मैं उसके घर पर बुरी नज़र कैसे डाल सकता हूँ? यकीनन किसी ने मेरे बारे में आपसे गलत बयानी की है। बताएं जनाब, वो शख्स कौन है जिसने मेरा नाम लिया है? मैंने यूसुफ के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और पूछा, ये बताओ, आरिफ ने एक आध बार तुम्हें अपनी गैर मौजूदगी में घर क्यों भेजा था? वो जनाब, बात दरअसल ये है कि वो मेरे सवाल के जवाब में बोला, दो चार मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे किसी काम से अपने घर जाना पड़ा। जब मैं दुकान आरिफ के हवाले करके जाने लगा तो उसने पूछा, आज कौन सा ताज़ा आइटम बनाया है? मैं उसे ताज़ा बनने वाली मिठाई का नाम बता देता और वो कहता, तुम घर तो जा ही रहे हो, ज़रा मेरे घर तक भी हो आना, और जो ताज़ा मिठाई बनी है एक सेर शाहिदा को दे आना, तुम्हारी भाभी को मिठाई बहुत पसंद है। मैं बिला झिझक इसकी फरमाइश पूरी कर देता। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, बस इतनी ही बात है जनाब, मैं दो चार मरतबा मिठाई देने आरिफ की गैर मौजूदगी में, मगर उसके कहने पर वहाँ गया हूँ,
थोड़ी देर घर में बैठा हूँगा और फिर वापस आ गया। दाऊद तो एक लुच्चा लफंगा शख्स है, इससे किसी भी बुराई की तवक्को की जा सकती है, लेकिन जिस किसी ने भी मुझे इस मामले में मुलविस करने की कोशिश की है वो मुझसे दुश्मनी कर रहा है जनाब। मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, ऐसी नाज़ेबा हरकत के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस शख्स का नाम बता दें जिसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। बात ख़त्म करते करते उसका लहजा खासा जज्बाती बल्कि जारहाना हो गया था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, यूसुफ, तुम्हारी नीयत में कोई फतूर नहीं था। तुम आरिफ की बीवी को इज्जत की निगाह से देखते थे और किसी गलत मकसद से कभी उसके घर नहीं गए। तुम्हारे लिए बस यही काफ़ी होना चाहिए। तुम इस फिक्र में खुद को दुबला ना करो कि मुझे तुम्हारे बारे में किसने बताया है। फिर भी मलिक साहब, पता तो चले, वो मेरा छुपा हुआ दुश्मन आखिर है कौन। उसके अंदाज में अच्छा खासा इसरार पाया जाता था। मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा, वक्त आने पर मैं शख्स का नाम जाहिर कर दूंगा। फिर शाकी नज़रों से उसकी आंखों में देखते हुए इजाफा किया, यूसुफ, तुमसे एक बड़ी संगीन गलती हुई है। अगर तुमने वो गलती नहीं की होती तो मुझे यकीन है कि शाहिदा यूं कत्ल नहीं की जाती। मैं हालत को बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल कर सकता था। मैंने कौन सी गलती की है मलिक साहब? वो हैरानी से मुझे तकने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, जब आरिफ ने तुमसे शाहिदा के कत्ल के हवाले से वो खतरनाक गुफ्तगू की थी तो तुम्हें उसी वक्त आकर मुझे बताना चाहिए था कि अपनी बीवी के हवाले से आरिफ के इरादे ठीक नहीं हैं। जनाब, सच्ची बात तो यह है कि मुझे आरिफ की बात का यकीन ही नहीं आया था। वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं यही समझा कि वो गुस्से में ऐसा कह रहा है। उसका शाहिदा पर कितना कंट्रोल था ये तो पूरा कस्बा जानता था। आरिफ से ऐसी किसी संगीन जुर्रत और बहादुरी की किसी को भी तवक्को नहीं थी, लेकिन शाहिदा के कत्ल के बाद तो यही लगता है कि उसने ज़िंदगी में एक बार हिम्मत का मुजाहरा करके दिखा ही दिया। बहरहाल वो कदरे शर्मिंदगी से बोला, अब मुझे भी महसूस हो रहा है मलिक साहब कि मुझसे गलती हो गई। मुझे आरिफ के अज़ाइम को इतनी गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं उसी वक्त आपको उसके ख़तरनाक इरादे से आगाह कर देता तो आज यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यूसुफ हलवाई की संजीदगी और जज्बातियत से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस वारदात में उसका कोई हाथ नहीं था। सदाकत अली ने मकतूल के घर में उसके आने जाने की बिना पर उसे भी दाऊद के बराबर ला खड़ा किया था। मैंने गुफ्तगू के ज़ाविये को तब्दील करते हुए इससे पूछा, यूसुफ, कल अस्पताल से शाहिदा की लाश आ जाएगी। अगर इस वक्त तक आरिफ का कुछ पता नहीं चला तो शाहिदा की लाश को किसके हवाले किया जाए? मुझे पता चला है कि इन दोनों का इस दुनिया में कोई अजीज़ रिश्तेदार बाकी नहीं है सिवाय तुम्हारे। आपको बिल्कुल ठीक बताया गया है थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बहरहाल मैं आरिफ का सौतेला भाई ही सही, मगर मुझसे जो कुछ हो सका वो मैं ज़रूर करूँगा। शाहिदा मेरी भाभी थी, मैं इसके कफन दफन को अपने ज़िम्मे लेता हूँ। आपको इस सिलसिले में परेशान होने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। मैंने मज़ीद चंद मिनट तक यूसुफ हलवाई से बात करके उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर हस्बे मामूल अपने कमरे में पहुंचा और हवलदार नसीर शाह को अपने पास बुला लिया। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने की हुदूद ही में वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी, जो थाने के पिछवाड़े में था। गुज़िश्ता रोज़ जब तक मैं अपनी कुर्सी पर मौजूद रहा, आरिफ की वापसी की कोई इत्तला नहीं आई। सदाकत अली से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर पहले तो मैंने खुद चक उमर जाने का फैसला किया ताकि दाऊद नामी इस गुंडे को गर्दन से पकड़कर वापस लाऊं, जिसकी शाहिदा के घर में मशकूक आमद व रफ्त का सिलसिला सुनने में आया था। लेकिन असर के बाद थाने में अचानक हंगामी सूरत हाल पेश आ गई, जिसके सबब मैं कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहा। मैंने हवलदार को अपने पास बुलाया। मैंने आपको अपने पास इसलिए बुलाया है, क्या दाऊद चक उमर से वापस आ गया? नहीं जनाब, अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई। और आरिफ की कोई खैर खबर है? वो भी किसी को नज़र नहीं आया। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछा, और वसीम की क्या रिपोर्ट है? वो निगरानी के काम पर डटा हुआ है, हवलदार ने बताया। अभी तक वहाँ कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसकी रिपोर्ट के लिए वसीम को थाने का रुख करना पड़े। मैंने कहा, शाह जी, आप एक काम करें। वो सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में इजाफा किया, आप इसी वक्त चक उमर रवाना हो जाएं। चक उमर 35-40 घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव होगा। ये मालूम करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा कि दाऊद वहाँ किससे मिलने गया है। आप इसे अपने साथ थाने ले आएं।
उधर जाने का प्रोग्राम तो मेरा था, लेकिन अब थाने में मौजूद रहना ज़रूरी है। पता नहीं सरकारी अस्पताल से किस वक्त शाहिदा की लाश आ जाए। इसे यहाँ से गए हुए 24 घंटे हो गए हैं। जो आपका हुक्म मलिक साहब। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी रवाना हो जाता हूँ। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने उससे पूछा, चक उमर आने जाने का रास्ता तो एक ही है ना? जी हाँ, बिल्कुल एक ही रास्ता है, उसने बताया। हो सकता है कि चक उमर पहुंचने से पहले ही आपकी उससे मुलाकात हो जाए। दाऊद के घर वालों के मुताबिक उसे आज वापस आना है। हवलदार नसीर शाह मुझे सलाम करके कमरे से निकल गया। ठीक 10 मिनट के बाद वो वापस आ गया। मैंने ताज्जुब खेज नजरों से उसे देखा और पूछा, शाहजी, इतनी जल्दी आप चक उमर से हो भी आए? जनाब, थाने से निकलने के बाद मुझे एक अहम बात याद आ गई, इसलिए चक उमर की तरफ जाने से पहले मैं आपके पास आया हूँ, उसने इज़्तिरारी लहजे में बताया। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा। कुछ कहने की बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और टटोलते हुए अंदाज में कुछ तलाश करने लगा। अगले ही लम्हे सिगरेट का एक पैकेट नजर आया। वो मज़कूरा पैकेट मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, ये देखें जनाब। मैंने पैकेट को अपने हाथ में लेकर देखा। वो हथौड़ा मार का फॉक्स ऑन सिगरेट का पैकेट था। मैंने पैकेट खोलकर अंदर झांका। उसमें 3 सिगरेट भी मौजूद थे। वो इस सिगरेट वाला पैकेट था, यानी उसके 7 सिगरेट इस्तेमाल किए जा चुके थे। हथौड़ा मार का सिगरेट के पैकेट पर एक मेहनतकश लोहार को हथौड़े की मदद से लोहे को कूटते हुए दिखाया गया था। वजनी आहनी हथौड़े की ज़रब लगाते वक्त इस लोहार के बाजुओं की मछलियां बहुत नुमायां हो गई थीं। ये उस जमाने के मजदूरों और मेहनतकशों का पसंदीदा सिगरेट ब्रांड था, जो मयारी होने के अलावा खासा सस्ता भी था। हवलदार नसीर शाह ने फॉक्सऑन का पैकेट किस मकसद से मुझे दिया था, ये मैं नहीं जानता था, लिहाजा मैंने तीखे अंदाज में उससे दरियाफ्त किया, शाहजी, आपको तो मालूम है कि मैं सिगरेट नोशी नहीं करता, फिर ये सब क्या है? जनाब, मैं भी सिगरेट नहीं पीता हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला, इसीलिए ये अहम बात सामने भी आ गई, वरना मैं तो सिगरेट के इस पैकेट को जेब में रखकर भूल ही गया था। वो तो मेरी घरवाली ने जब कान खींचे तो मुझे सब कुछ याद आ गया। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। नसीर शाह जोश जज्बात में सब कुछ ठीक तरह बता नहीं पा रहा था जो उसके जहन में था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, शाहजी, आप इत्मीनान और सुकून से बताएं, सिगरेट के इस पैकेट का क्या किस्सा है? मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके बाद कोई नहायत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है, कोई अहम वाकया। वो थूक निगलते हुए बोला, बात दरअसल यह है जनाब कि सिगरेट का ये पैकेट मुझे कल जाए वकुआ पर मिला था। मैंने उसे उठाकर जेब में रख लिया कि आपको दिखाऊंगा। आप इस वक्त लाश वाले कमरे में कानूनी कार्रवाई में मसरूफ थे। सिगरेट का ये पैकेट मुझे बराबर वाले कमरे से मिला था। ये पैकेट मेरे जहन से निकल गया और मेरे साथ घर पहुंच गया। मैंने आज सुबह यूनिफॉर्म धोने के लिए अपनी घरवाली को दिया तो जाहिर है पानी में डालने से पहले उसने जेबों की तलाशी ली ताकि कोई अहम कागज़ कपड़ों के साथ धुलकर साफ न हो जाए। जब एक जेब से पैकेट बरामद हुआ तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ी। जनाब, मैं थाने में खबरदार ज़रूर हूँ, लेकिन घर में मेरी बीवी किसी थानेदार से कम नहीं। मैं अपनी घरवाली से बहुत डरता हूँ जनाब। हर शरीफ शौहर और बच्चों का बाप अपनी बीवी से डरता है शाहजी, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। खैर, आप बताएं कि आगे क्या हुआ? जनाब, मेरी घरवाली को शक हुआ कि मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दी है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पोजीशन साफ की है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, अब आप देख लें कि सिगरेट के इस पैकेट की क्या अहमियत हो सकती है। मौजूदा केस में मुमकिन है इसकी मदद से हम कातिल का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं। मैंने इस कमरे में भी इस्तेमाल शुदा सिगरेट के चंद टोटे पड़े देखे थे जहां शाहिदा की लाश पाई गई थी, लेकिन मुझे याद नहीं कि वो टुकड़े हथौड़ा मार का सिगरेट ही के थे या किसी और ब्रांड के। बहरहाल, ये इस सूरत में एक अहम इशारा था। अगर आरिफ सिगरेट नोशी न करता हो या कम से कम वो हथौड़ा मार्का का सिगरेट न पीता हो, तो ये सोचा जा सकता है कि इस घर में कोई ऐसा शख्स आया था जो हथौड़ा मार्का सिगरेट पीने का आदी था और उसने वहाँ कुछ वक्त भी गुजारा था। ठीक है शाहजी, मैंने फॉक्स ऑन के पैकेट को अपनी मेज़ की दराज में रखते हुए कहा, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ, आप फौरन चक उमर रवाना हो जाएं। वो मिन्नत आमेज लहजे में बोला, मलिक साहब, मैंने अपने तई घरवाली को ये यकीन दिलाने की कोशिश तो की है कि मैं सिगरेट नोशी नहीं करता, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि वो इस अमर की तस्दीक आपसे भी करेगी। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में इधर आए
तो आप उसकी अच्छी तरह तसल्ली कर दें। आप बेफिक्र हो जाओ शाह जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं आपकी घरेलू थानेदार को अच्छी तरह समझा दूंगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। मैं मज़ीद 1 घंटे तक थाने में मौजूद रहकर रोज़मर्रा के अहम अमूर निपटाता रहा और एक ज़रूरी सोच के तहत थाने से निकल आया। मेरी मंजिल आरिफ का घर थी। कांस्टेबल वसीम को निगरानी करते हुए मैंने दूर ही से देख लिया था। जब मैंने आरिफ के दरवाजे पर लगे हुए सरकारी ताले में चाबी घुमाई तो वसीम मेरे करीब आ गया। हम दोनों एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, वसीम, सब खैरियत तो है ना? जी मलिक साहब, अभी तक तो सब ठीक ठाक है। किसी शख्स ने इधर आने या गैर कानूनी तौर पर घर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की और ना ही आरिफ की वापसी हुई है। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। बस एक दिन की ड्यूटी और है। मैं कल सुबह तुम्हें वापस बुला लूँगा। मुझे उम्मीद है कि जब तक इस केस की नैया किनारे लग जाएगी। मैंने कांस्टेबल से बातें करने के दौरान घर के पिछले हिस्से में बने हुए दोनों कमरों का जायजा भी ले लिया। लाश वाले कमरे में मेरी तमाम तर तवज्जो इस्तेमाल शुदा सिगरेट के टुकड़ों पर रही थी। ये देखकर मैंने खासी तकवीत महसूस की कि वो तमाम तर टुकड़े फोक्सोन अलमारूफ पे हथौड़ा मारकर सिगरेट ही के थे। गुज़िश्ता रोज़ मैं साथ वाले कमरे का तफसीली मुआयना नहीं कर सका था। अब मैंने इसका भी जायजा लिया। मज़कूरा कमरा स्टोर रूम का नक्शा पेश कर रहा था। एक जानिब दीवार के साथ लकड़ी के एक बड़े तख्त पर नीचे से ऊपर तक बिस्तर रखे थे। वो कम से कम निस्फ दर्जन अफराद के इस्तेमाल के लिए लिहाफ और गद्दे थे। इतनी ही तादाद में तकिए और चादरें भी थीं। मेरी समझ में न आया कि 2 अफराद की इस मुख्तसर सी फैमिली को इतने ओढ़ने और बिछोने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल दूसरी दीवार के साथ 3 ड्रम पहलू ब पहलू रखे हुए थे। 3.5-4 फीट ऊंचे नीले रंग के 2 प्लास्टिक के ड्रम दरअसल किसी टेक्सटाइल केमिकल के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन बाद असा लोग इन्हें धो मांज कर घरेलू इस्तेमाल में ले आते थे और अमूमन इनमें अनाज स्टोर किया जाता था। मैंने ऐसे ड्रम कई घरों में रखे देखे थे। मैंने मज़कूरा ड्रम में से एक का ढक्कन उठाकर देखा। इसके अंदर मुझे गंदम भरी हुई नजर आई। मैं समझ गया कि बाकी के 2 ड्रम्स में आटा और चावल का ज़ख़ीरा होगा। मैं ड्रम्स को छोड़कर दीगर अशिया की जानिब मुतवज्जा हो गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई न दी जो इस केस में किसी तौर मुआविन साबित होती। मैंने दोनों कमरों को दोबारा लॉक किया और घर के सहन में आ गया। इस दौरान वसीम मुसलसल मेरे साथ रहा था, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वैसे चंद नई हिदायत देने के बाद वापस आ गया। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था और वो ये कि आया आरिफ सिगरेट नोशी का आदी था या नहीं, और अगर वो सिगरेट पीता था तो कौन सी ब्रांड का। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब या तो शाहिदा दे सकती थी और या फिर यूसुफ हलवाई। शाहिदा किसी सवाल जवाब के काबिल नहीं रही थी, लिहाजा मेरे कदम बेख्तियार मुझे यूसुफ हलवाई की दुकान ले गए। यूसुफ ने अभी अभी दुकान खोली थी और शोकेस में मिठाई के थाल सेट कर रहा था। इस वक्त वो तहमद और बनियान में मलबूस था। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो इस्तकबाली अंदाज में आगे बढ़ा। आएं जी, सो बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही उसने झाड़न नुमा एक कपड़े से स्टूल को साफ करके मेरे सामने रखते हुए कहा, तशरीफ़ रखें जनाब। मैंने यूसुफ की आंखों में देखते हुए कहा, कोई तकल्लुफ़ ना करो, मैं यहाँ तशरीफ़ रखने नहीं आया, इधर से गुजर रहा था। सोचा तुम्हारी दुकान ही देख लूँ, क्या पता कभी मिठाई लेने के लिए आना पड़ जाए। जनाब, कमाल करते हैं आप भी। वो चोर नज़रों से दुकान के अंदरूनी हिस्से की जानिब देखते हुए बोला, आपको ज़हमत करने की भला क्या ज़रूरत है, आप इशारा कर दें, मिठाई थाने में आपकी मेज़ पर पहुंच जाएगी। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर राजदाराना अंदाज में बोला, आज मैं ताज़ा ताज़ा मेसू पाक बनाने वाला हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो 2 सेर भिजवा दूँ। मैं जब इसकी दुकान पर पहुंचा था तो मुझे वेलकम कहने से पहले भी उसने कनखियों से दुकान के अंदर झाँका था। एक मरतबा फिर उसने यही हरकत की तो मैं खटक गया। ताहम माकूल लहजे में कहा कि तुम्हें 2 सेर मिठाई उठाकर थाने लाने की ज़रूरत नहीं यूसुफ, मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हारी दुकान से मंगवा लूँगा। एक लम्हे का तवक्कुफ करके मैंने बेसाख्ता इससे पूछ लिया, ये तुम बार बार चोर नज़रों से दुकान के अंदर क्या देख रहे हो। वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, वो जी बात दरअसल ये है कि आपके आने से पहले मैं सिगरेट पी रहा था। क्या करूं, जब तक एक आध सिगरेट न फूंक लूं दिमाग काम ही नहीं करता।
آپ کو देखकर मैंने अध जला सिगरेट अंदर रख दिया था। अब बार बार उधर ध्यान जाता है कि किसी शय में आग न लग जाए। तुम फौरन वो सिगरेट उठा लाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। उसने पलक झपकते में मेरे हुक्म की तामील कर दी। वो वापस आया तो उसकी उंगलियों में अध जला सिगरेट देखकर मैंने पूछा, तुम कौन सा सिगरेट पीते हो? उसने सिगरेट के टोटे को जमीन पर फेंका और फिर जूते के नीचे मसलते हुए सादगी से बोला, कम खर्च बालानशी। क्या ये कोई नया सिगरेट आया है? मैंने आंखें सुकेड़ के हैरत से इसे देखा। ओ नहीं जनाब, वो जल्दी से बोला, मैं हथौड़ा मार का सिगरेट की बात कर रहा हूँ। हथौड़ा मार का के अल्फाज ने मेरी सोच पर एक सर्प सी लगाई। मैंने गंभीर लहजे में इससे पूछा, यूसुफ तुम कितने अरसे से सिगरेट पी रहे हो? इस शय से दोस्ती किए तो जनाब 8-10 साल हो गए हैं। वो टटोलती हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोला, इस दौरान में कई मार का टेस्ट किए हैं, मसलन बगला मार का, तारा मार का, लालटेन मार का, कैंची मार का। कौन सा मार का है जो मैंने ट्राई ना किया हो? आखिरकार हथौड़ा मार्का पर आकर रुक गया हूँ। पिछले 2 साल से मैं यही सिगरेट पी रहा हूँ और मैंने गलत नहीं कहा जनाब, ये सिगरेट वाकई कम खर्च बालानशीन है। ये 50-60 साल पहले इस्तेमाल होने वाले अवामी सिगरेट ब्रांड हैं और आजकल इनमें से कोई कहीं नजर नहीं आता। इसलिए सिगरेट के इस तस्करे को कहानी की ज़रूरत समझा जाए। मैं सिगरेट बनाने वाली किसी कंपनी के लिए इश्तहारबाजी हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यूसुफ से पूछा, तुम रोज़ाना कितने सिगरेट पी लेते हो? बस जी, 1 डब्बी ख़त्म कर लेता हूँ। 1 डब्बी यानी कि 10 सिगरेट? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर इसकी दुकान के बराबर वाक़ई तिक्के कबाब की बंद दुकान की जानिब इशारा करते हुए पूछा, और ये तुम्हारा सौतेला भगोड़ा भाई कितने सिगरेट फूंक लेता है? वो फौरन से पेशतर समझ गया कि मेरा इशारा शाहिदा के शौहर आरिफ की जानिब था। नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए उसने बताया, ये आरिफ तो सिगरेट नोशी के सख्त खिलाफ है। हर वक्त मुझे भी नसीहतें करता रहता है कि मैं सिगरेट पीना छोड़ दूं, वरना मुझे टीबी हो जाएगी। लेकिन मैं इसकी बातें सुनकर हंसता हूँ। वो सिगरेट नोशी से शदीद नफरत करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सेहत माशाल्लाह है। वो चेहरे ही से सदियों का बीमार नजर आता है और मैं, देख लें जनाब, आपके सामने हूँ, हट्टा कट्टा और सेहतमंद। इस ज़माने में दिल की बीमारियों का जिक्र बहुत कम सुनने में आता था और कैंसर का नाम तो शायद ही किसी ने सुना हो। चुनाचे सिगरेट पीने वालों को टीबी और खांसी ही से डराया जाता था। ताहम आज का चलन बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सादा मुनाफिकत से पाक ज़माने गुजर गए। आज का सबसे ज़्यादा रंगीन और संगीन इश्तहारबाजी सिगरेट की ही देखने में आती है। आप इन इश्तहारों को तौबा शिकन कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। वजारत सेहत सिर्फ ये कहकर अपने ज़मीर को मुतमईन कर लेती है कि सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है, ये कैंसर और दिल की बीमारियों का बाइस है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने यूसुफ की तरफ देखते हुए कहा, क्या वाकई सिगरेट नहीं पीता आरिफ? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मलिक साहब। वो चौकन्ना नजरों से मुझे देखने लगा। अच्छा, मुझे तो लगा था कि वो सिगरेट नोशी करता है। आपको किस बात से ऐसा लगा? उसका चौंकना तशवीश में बदल गया। ये बात आपको किसने बताई है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए ख्याल अंगेज लहजे में कहा, बताई तो किसी ने नहीं, मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तेज आवाज में बोला, आपने कब और कहाँ आरिफ को सिगरेट पीते देखा है? मैंने इसे सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, बल्कि कल उसके घर में मुझे सिगरेट के चंद टोटे पड़े नजर आए थे। अगर आरिफ वाकई सिगरेट से नफरत करता है तो फिर मुझे ये मालूम करना होगा कि उसके घर में बैठकर सिगरेट किसने पिए थे। मुझे यकीन है कि इस तरह मैं शाहिदा के कातिल तक पहुंच जाऊंगा। मैंने यूसुफ हलवाई के चेहरे की रंगत को बदलते हुए फौरन महसूस कर लिया। तासुरात की इस तब्दीली में खौफ और तशवीश का उनसर नुमाया था और इस बात ने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। ये नुक्ता गौर व फिक्र की दावत देता था कि आरिफ के घर में पाए जाने वाले सिगरेट के टुकड़ों ने यूसुफ हलवाई को इतना ज़्यादा बेचैन क्यों कर दिया था। मेरी छठी हिस्स ने इसी लम्हे किसी बड़ी गड़बड़ की निशानदही कर दी, लेकिन हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी सोच और महसूसात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और तजुर्बेकार खोजती हुई नज़रों से उसे यकटुक घूरता चला गया। उसने मुझसे पूछा, मलिक साहब, आपने आरिफ के घर में सिगरेट के जो टुकड़े पड़े देखे हैं वो किस ब्रांड के थे? ये सवाल कहीं उसके बहुत अंदर से आया था, जिसे सिगरेट के ब्रांड के बारे में जानना उसके लिए ज़िंदगी मौत का मसला हो। मैंने सिगरेट वाले मामले में उसकी तशवीश आमेर दिलचस्पी देखी तो आम से लहजे में कहा, ओ जी लानत भेजो सिगरेट के ब्रांड पर,
یہ کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، یہ تو تمہاری سگریٹ نوشی سے عارف کا تذکرہ نکل آیا اور میں تم سے پوچھتا چلا گیا۔ اس کے گھر میں کوئی سے بھی سگریٹ پڑے ہوں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ عارف تمہارے سامنے سگریٹ کی برائی کرتا ہو اور گھر میں چھپ چھپ کر سگریٹ پیتا ہو، انسان کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے یوسف۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ ظاہر یہی کر رہا تھا جیسے میری وضاحت سے مطمئن ہو گیا ہو، لیکن مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بری طرح بے چین ہے۔ یوسف کی بے چینی، بے قراری اور انتشار مجھے انتہا تک سوچنے پر مجبور کر رہی تھی، اور اس صورتحال میں عارف کے پڑوسی صداقت علی کے یہ الفاظ میری سماعت میں گونج رہے تھے: تھانے دار صاحب، یوسف بھی شاہدہ کے لیے ایک نامحرم ہی ہے۔ عارف کی غیر موجودگی میں چوری چھپے شاہدہ سے اس کی ملاقاتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ یوسف حلوائی کو چیک کرنے کے لیے میں نفسیاتی طریقہ کار اختیار کروں گا، مگر وہ کسی بھی زاویے سے شاہدہ والے معاملے میں ملوث ہے تو میرے نفسیاتی جال سے بچ نہیں سکے گا۔ میں نے اسے مطمئن اور بے خبر رکھنے کے لیے سرسری انداز میں کہا: یوسف، عارف کی سگریٹ بلکہ خفیہ سگریٹ نوشی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کل صبح تمہارے ساتھ اس کے گھر جاؤں گا، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ وہ چھپ چھپ کر کون سے برانڈ کے سگریٹ پیا کرتا تھا۔ وہ تجویز دینے والے انداز میں بولا: میں اس وقت فارغ ہوں، اگر آپ کہیں تو ہم ابھی عارف کے گھر جا کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی دلچسپی میرے شک کو یقین میں بدلنے کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا: اس وقت تم فارغ ہو گے، لیکن میں ہرگز نہیں ہوں۔ آج ایک اہم معاملے میں سارا دن تھانے میں میری موجودگی بہت ضروری ہے۔ وہ قدرے مطمئن ہوا کہ میں آج کا پورا دن تھانے میں گزارنے والا ہوں، اور پوچھنے لگا: تھانے دار صاحب، شاہدہ کی لاش کب تک اسپتال سے واپس آئے گی؟ عارف کا تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں، اس کے کفن دفن کا بندوبست مجھے ہی کرنا ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اسے بے خبر رکھنے کے لیے دانستہ جھوٹ بولا: میرے خیال میں شاہدہ کی لاش کل صبح ہی یہاں پہنچے گی۔ اس کے بعد تمہاری مرضی پر منحصر ہوگا کہ تم اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست اس کے گھر پر کرتے ہو یا اپنے گھر پر۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا: لاش اسپتال سے آ جائے تو پھر ہی کوئی بہتر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لاش کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہیں فوری طور پر اپنی دکان بند کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے یوسف، میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ عارف سوتیلا ہی صحیح، لیکن شاہدہ پھر بھی تمہاری بھابھی تھی، کم سے کم اس کے سوئم تک تو تمہیں دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ وہ قدرے شرمندہ ہوا، پھر خجالت آمیز لہجے میں بولا: ٹھیک ہے جناب، میں ان بنی ہوئی مٹھائیوں کو کسی ٹھکانے لگا کر دکان کو تالا لگا دیتا ہوں۔ مٹھائیوں کے یہ تھال اسی طرح اگر 3-4 روز تک دکان میں بند رہے تو سب کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں اس کی دکان سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار نصیر شاہ لوٹ آیا اور آ کر اس نے یہ خبر سنائی: ملک صاحب، داؤد وہاں چک عمر میں الیاس کھمر نامی ایک شخص سے ملنے گیا تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ دونوں گاؤں سے نکل چکے تھے۔ گاؤں سے نکل کر وہ کہاں گئے؟ میں نے پوچھا۔ اگر وہ بخت پور کی طرف آئے ہوتے تو یقیناً راستے میں ان سے ملاقات ہو جاتی۔ جناب، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بدری وال کی طرف گئے ہیں، نصیر شاہ نے بتایا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا: بدری وال، چک عمر اور داؤد کو فی الحال ذہن سے نکال دیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں بخت پور میں بڑا دلچسپ اور معنی خیز ڈرامہ ہونے والا ہے۔ معنی خیز ڈرامہ؟ وہ الجھن اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نصیر شاہ کو یوسف حلوائی کے رویے اور اپنے عزائم کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا۔ پوری بات توجہ سے سننے کے بعد اس نے کہا: ملک صاحب، اس کام کے لیے رات کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی اسے پکڑ کر لے آتا ہوں، تھوڑی چھترول ہوگی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تو مزہ ہی اور ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ رات ہی کو عارف کے گھر میں داخل ہو؟ نصیر شاہ نے ایک اعتراض جڑ دیا۔ اگر وہ سگریٹ کے ٹکڑے اس کے لیے جان کا عذاب بن سکتے ہیں تو وہ دن میں کسی بھی وقت وہاں جا سکتا ہے۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کے مطابق اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ میں نے بڑی اچھی طرح سے اسے یقین دلایا ہے کہ میں کل صبح سے پہلے عارف کے گھر کا رخ نہیں کروں گا، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں ہی کوئی کارروائی کرے گا۔ ہم پہلے سے گھر کے اندر موجود ہوں گے، لہٰذا وہ رنگے ہاتھوں گرفت میں آ جائے گا۔
अगर वो हिमाकत का सबूत पेश करते हुए दिन दहाड़े आरिफ के घर में दाखिल होता है तो वसीम की नज़र से नहीं बच सकेगा। वसीम की इतला पर इस सूरत में भी हम इसे काबू कर लेंगे। फिर एक बात और भी है, जब तक शाहिदा की लाश के हवाले से अस्पताल की जानिब से कोई इतला नहीं आ जाती, मुझे थाने ही में रहना होगा। मलिक साहब, वो नदामत आमेज अंदाज में अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला। बातों में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि चक उमर से वापसी पर मैं अस्पताल से भी होते हुए आ रहा हूँ। वहाँ की पक्की इतला यह है कि कल सुबह पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट के साथ लाश यहाँ आएगी। इसका मतलब है कि आज की रात हम बेफिक्री से यूसुफ हलवाई को अपने जाल में फांस सकते हैं। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और फिर इसके साथ ही ये इजाफा भी कर दिया, शाह जी, आप किसी तरह यूसुफ तक ये खबर पहुंचा दें कि लाश कल सुबह आएगी, ताकि वो इत्मीनान से रात ही को हमारे फैलाए हुए जाल में कदम रखे। ठीक है जनाब, ये मैं कर लूँगा, वो पुरयकीन लहजे में बोला। दिन का बाकी हिस्सा मैंने यूसुफ हलवाई के बारे में सोच विचार और इसे गिरफ्त में लाने की प्लानिंग करते हुए गुजारा और रात को पूरी तैयारी के साथ आरिफ के घर में पहुंच गया। मेरे साथ इस मिशन में नसीर शाह भी शामिल था। वसीम को मैंने वहां से हटा दिया था क्योंकि घर के अंदर हमारी मौजूदगी के बाद बैरूनी निगरानी की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। मंसूबे के मुताबिक मैं इस कमरे में छुप कर बैठ गया जहां से शादो की लाश उठाई गई थी। यूसुफ की आमद के ज़्यादा इम्कानात इसी कमरे में थे। हवलदार नसीर शाह को मैंने दूसरे कमरे यानी स्टोर रूम में छुपाकर बिठा दिया। इन दिनों मौसम कुछ इस नौयत का था कि सरे शामी फिजा में खुनकी उतर आती थी, लिहाजा कमरों के अंदर छुपकर बैठना हमारे लिए चंदा दुश्वार साबित नहीं हुआ। रात 10 बजे का वक्त होगा जब मैंने घर के सहन में किसी शख्स के कूदने की मखसूस आवाज़ सुनी। गोया मेरे अंदाज़ों को 100% दुरुस्त साबित करने के लिए यूसुफ हलवाई ने आरिफ के घर में एंट्री डाल दी थी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे कमरे के दरवाजे के साथ खुसर पुसर का एहसास हुआ और अगले ही लम्हे दरवाज़ा धीरे से खुला। मैं ऐसी जगह पर बैठा था कि बाहर से आने वाला मुझे देख नहीं सकता था, जबकि मैं बासानी इसका जायज़ा ले सकता था। और मैंने खुले हुए दरवाजे में अंधेरे के बावजूद भी मखसूस कद काट और जिसामत की बिना पर यूसुफ हलवाई को फ़ौरन पहचान लिया। वो मोहतात कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसकी रोशनी में कमरे के फर्श पर कुछ तलाश करने लगा। मैं ओट में छुपा बड़ी खामोशी से उसकी कार्रवाई देखता रहा। उसने ढूंढ ढांड कर हथौड़ा मारकर सिगरेट के टुकड़े जमा किए, उन्हें एहतियात से जेब में रखा और जलती हुई मोमबत्ती को हाथ में थामे थामे कमरे से बाहर निकल गया। यह अच्छा हुआ कि कमरे से निकलते वक्त उसने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई थी, वरना मेरा कमरे से बाहर आना मुश्किल हो जाता। अब उसका रुख दूसरे कमरे की तरफ था। मैंने टार्च को हाथ में लिया और बाहर निकल आया। जब मैं कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा तो वो स्टोर रूम में दाखिल हो चुका था। मैं तेजी से उसकी सिमत लपक गया। इसी लम्हे स्टोर रूम के अंदर से ऐसी आवाज़ें उभरी जैसे 2 अफराद में मुठभेड़ हो गई हो। मुझे ये समझने में देर न लगी कि यूसुफ हलवाई का हवलदार नसीर शाह से टकराव हो गया था। मैं फौरन कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और टार्च को रोशन करके उसकी रोशनी कमरे के अंदर फेंकी। रोशनी के मखसूस दायरे में मुझे वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था नजर आए। हवलदार ने मुझे पुकारते हुए बाबा से बुलंद कहा, मलिक साहब, ये केस हल हो गया। मैंने आरिफ की लाश दरियाफ्त कर ली है। आरिफ की लाश? मेरे लहजे में हद दर्जा हैरत समट आई। मगर वो तो मैंने इस मोटे खबीज को काबू कर लिया है, नसीर शाह पुरजोश लहजे में बोला। इसको हथकड़ी लगाएं, फिर मैं आपको आरिफ की लाश के बारे में बताता हूँ। नसीर शाह ने गुमशुदा आरिफ के हवाले से इतना बड़ा इंकशाफ किया था कि मेरे हाथ पांव किसी तेज रफ्तार मशीन की मानिंद हरकत में आ गए। हवलदार ने यूसुफ को काबू करने का दावा तो किया था, लेकिन मैंने देखा कि वो पूरी तरह उसकी गिरफ्त में नहीं था। मैंने आगे बढ़कर यूसुफ हलवाई को ठोकरों पर रख लिया। मेरे खौफनाक ठुड्डों और सन्नाटेदार तमाचों ने 1-2 मिनट में ही उसे सीधा कर दिया। हवलदार ने मेरे इशारे पर उसे उल्टी हथकड़ी लगा दी। मैंने कहा, शाह जी, इस बदबख्त का इंटरव्यू थाने ले जाकर ही करेंगे। आप आरिफ की लाश के बारे में बताएं। वो बेचारा, मेरा मतलब है कि इसकी लाश इधर ड्रम के अंदर पड़ी हुई है। हवलदार ने एक दीवार के साथ पहलू ब पहलू रखे 3 ड्रमों की जानिब इशारा किया। ये वही प्लास्टिक के ड्रम्स थे जो मैंने भी देखे थे, बल्कि इनमें से एक का ढकना उठाकर मैं इसके अंदर झांक भी चुका था और मुझे इस ड्रम में गंदम भरी हुई नजर आई थी। मैंने दूसरे ड्रमों का जायजा लिए बगैर ही ये फर्ज कर लिया था कि इनमें चावल और आटे का जखीरा होगा।
मैं बड़ी सूरत से मस्कुरा ड्रमों की तरफ बढ़ा तो अकब में नसीर शाह की आवाज़ उभरी। वो अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर रहा था। मलिक साहब, स्टोर रूम में छुपकर बैठने के दौरान मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं टार्च जलाकर एक मरतबा फिर इस कमरे का जायज़ा लूँ। यूसुफ की आमद से कबल मेरे पास जो भी वक्त है मैं इसे इस्तेमाल में लाना चाहता था। इसी जायजे के दौरान जब मैं अनाज वाले ड्रमों के पास पहुंचा तो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे इन ड्रमों के अंदर झांक कर देखना चाहिए। मैंने पहले ड्रम का ढक्कन उठाकर अंदर टार्च की रोशनी फेंकी ही थी कि आरिफ की लाश को वहां देखकर शुजदर रह गया। मैं आपको इस बारे में बताने के लिए कमरे से बाहर निकल ही रहा था। मैं आपको इस कमरे में से बाहर निकल ही रहा था कि आपको मैं बता दूं कि यूसुफ से टकरा गया। फिर आप आ गए। इसके बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। इधर नसीर शाह की वजाहत ख़त्म हुई, इधर मैंने इस ड्रम का ढक्कन उठा लिया जिसकी जानिब उसने इशारा किया था, और फिर मैं आरिफ की लाश के दीदार से महरूम नहीं रहा। मैंने इससे पहले आरिफ को कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए हवलदार की गवाही काफ़ी थी कि वो आरिफ ही की लाश थी। इस शोर शराबे के बायस आसपास के लोग बेदार हो गए थे। हमारे देखते ही देखते कोई निस्फ दर्जन अफराद वहां जमा हो गए, जिनमें आरिफ के दोनों पड़ोसी सदाकत अली और जहूर हुसैन पेश पेश थे। जब उन्हें सूरत हाल से आगाह किया गया तो वो नफरत अंगेज नजरों से हथकड़ी लगे यूसुफ हलवाई को घूरने लगे। मैंने लालटेनों और टार्चों की महदूद रोशनी में मौके की कार्रवाई मुकम्मल की और इसी वक्त हंगामी बंदोबस्त करके आरिफ की लाश को ड्रम समेत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद यूसुफ हलवाई को तफ्तीश के लिए अपने साथ थाने ले आया। वो जिस अंदाज में जाए वकुआ से गिरफ्तार हुआ था और जिस हालत में आरिफ की लाश दरियाफ्त हुई थी, इसकी रोशनी में यूसुफ को कड़ी तफ्तीश से गुजारना बहुत ज़रूरी हो गया था। थाने पहुंचकर मैंने यूसुफ से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दूंगा सोचने के लिए, इसके बाद तुम्हारा बयान कलमबंद करूंगा। यह आखिरी मौका होगा सच बोलने का। अगर तुमने किसी चक्करबाजी में पड़कर ये सुनहरी मौका गंवा दिया तो फिर तुम्हें तफ्तीश के कड़े मराहिल से गुजरना पड़ेगा, जहां तुम्हारी जबान तो खामोश रहेगी, अलबत्ता बदन का एक एक उज़ू सच बोलने पर मजबूर हो जाएगा। जनाब, आप मुझे सोचने के लिए 10 मिनट भी ना दें, वो ठहरे हुए बेखौफ लहजे में बोला। मैं बगैर सोचे समझे अपना बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार हूँ, क्योंकि सच बोलने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इसके एतमाद और डायलॉग ने मुझे मुतासिर किया। मैंने गहरी नज़रों से उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और आंखों में आंखें डालकर तहकमाना लहजे में कहा, ठीक है, शुरू हो जाओ। और वो शुरू हो गया। थानेदार साहब, मैंने शुरू में आपसे थोड़ा झूठ बोला था, इस खौफ से कि कहीं आप मुझे इस केस में मुलविस ना कर दें, और अब जबकि ऐसा हो ही चुका है तो मैं ज़रा सी भी गलत बयानी नहीं करूँगा। आगे फैसला आपके हाथ में है। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर सिलसिला बयान को जारी रखते हुए बोला। वकुआ के रोज सुबह सुबह जब मैं आरिफ के घर 300 रुपये लेने के लिए पहुंचा तो दरवाज़ा खुद आरिफ ही ने खोला था। वो ये कहते हुए मुझे अपने साथ स्टोर रूम में ले गया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था यूसुफ, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कहा कि तुमने बुलाया था तो मुझे आना ही था। वो बोला, यूसुफ, तुम समझ रहे होगे कि मैंने तुम्हें 300 रुपये देने के लिए बुलाया है। मैंने कहा, हाँ, मैं तो रकम लेने के लिए ही आया हूँ। वो बोला, रकम को फ़िलहाल भूल जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो गैर जज्बाती लहजे में बोला, यूसुफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द इस शख्स का सुराग लगा लूँगा जो इस बेवफाई के खेल में शाहिदा का साथ दे रहा है। मैंने जवाब दिया, हाँ, तुमने ऐसा कहा था। वो खतरनाक लहजे में बोला, मैंने सुराग लगा लिया है। बदकिस्मती से वो कोई एक शख्स नहीं बल्कि 2 अफराद हैं जो मुख्तलिफ औकात में शाहिदा से मिलने मेरे घर में आते रहते हैं। मैंने सादगी से कहा, आरिफ, अगर अपनी मुर्गी अच्छी हो तो वो पराए घर में अंडा नहीं देती। इसने नफरत आमेज नज़रों से मुझे घूरा और बोला, मुर्गी तो मैंने सुबह कर डाला है। अब वो किसी पराए घर तो क्या अपने घर में भी अंडा देने के काबिल नहीं रही। अब इन 2 मुर्गों के सुबह होने की बारी है जो बेवफाई के खेल में उसका साथ दे रहे थे। मैंने डरते डरते पूछा, वो दोनों अफराद हैं कौन? उसने सनसनाते हुए लहजे में जवाब दिया, एक शख्स का नाम है दाऊद, इसकी बारी आखिर में आएगी। शाहिदा के बाद दूसरे शख्स को हलाल होना है और वो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, यानी यूसुफ, तुम। मैंने घबरा कर कहा, आरिफ, तुम्हें कोई शदीद किस्म की गलत फहमी हुई है। उसने कोई जवाब देने के बजाय ड्रम के ऊपर रखी बड़ी सी छुरी उठाई और बड़े वहशियाना अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। इस मौके पर अगर मैं फुर्ती का मुजाहरा ना करता तो शायद मैं बयान देने के लिए आज जिंदा ना होता। उसने लम्हाती तवक्कुफ किया, एक छुरछुरी ली
और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने बड़ी होशियारी से उसका बार खाली कर दिया और उसके साथ ही उसे एक जोरदार धक्का भी मारा। वो मरते नातवा मेरे धक्के की ताब न लाते हुए सामने वाली दीवार से जा टकराया और अगले ही लम्हे किसी मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पोस हो गया। जब कई मिनट गुजर जाने के बाद भी उसके जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई तो मैंने करीब जाकर उसका जायजा लिया और इस लम्हे ये खौफनाक इंकिशाफ हुआ कि वो जिंदा नहीं, इसकी सांस रुक गई थी। जब कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने बेहिस्सो हरकत आरिफ को उठाकर एक खाली ड्रम में ठूस दिया और ऊपर से ढकना बंद कर दिया। शायद उसका सर दीवार के साथ इतनी शिद्दत से टकराया था कि पलक झपकते में उसकी मौत वाक़ई हो गई। वो इतना बताकर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, ये बात समझ में आती है कि आरिफ को ड्रम में ठूसने के दौरान तुम्हारी जेब में से हथौड़ा मारकर सिगरेट की डबिया गिर गई होगी, लेकिन लाश वाले कमरे में इस्तेमाल शुदा सिगरेटों के जो टोटे पाए गए हैं, इनसे जाहिर होता है कि तुमने कुछ वक्त वहां भी गुजारा था। तुम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने चाय वकुआ से सिगरेटों के टोटे चुनकर अपनी जेब में डाले थे ताकि तुम्हारी वहां मौजूदगी के आसार बाकी ना रहें। और मैं जो समझ रहा हूँ कि सुबह तुम्हारी दुकान पे हमारे दरमियान सिगरेट नोशी पर जो मायनेखेज गुफ्तगू हुई थी, ये इसी का नतीजा है। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपकी बातें सुनकर वाकई घबरा गया था। ये सच है कि आरिफ के बेसो हरकत जिस्म को ड्रम में ठूसने के बाद मैं साथ वाले कमरे में गया था और वहां बिस्तर पर मुझे शाहिदा की गर्दन कटी लाश नजर आई। आरिफ ने गलत नहीं कहा था, उसने अपनी बीवी को वाकई किसी मुर्गी के मानिंद ही ज़ुबह कर डाला था। सारा बिस्तर खून आलूद हो रहा था। मैं शाहिदा की लाश के पास टहलते हुए इज़्तिरारी अंदाज में सिगरेट फूंकता रहा और सोचता रहा कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मेरी समझ में एक कहानी आई, वही कहानी जो मैंने शुरू में आपको सुनाई थी। वो ज़रा देर को रुका, एक गहरी सांस खारिज की और मज़ीद बताने लगा। मैंने आला कत्ल यानी कि बड़े साइज की छुरी को बावर्ची खाने की दो छती पर इस तरह छुपा दिया कि तलाश के दौरान आसानी से मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। आपने बासानी आला कत्ल बरामद कर लिया। इब्तिदा में सब कुछ मेरे हक में हो रहा था। मैंने हंगामी हालात में आरिफ की लाश को अनाज वाले ड्रम में ठूस दिया और वो फौरी तौर पर दरियाफ्त न हो सकी। यही समझा गया कि आरिफ अपनी बीवी को कत्ल करके कहीं फरार हो गया है। मैंने अपने तौर पर यह सोच रखा था कि शाहिदा के कफन दफन के बाद जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं आरिफ की लाश को खामोशी से ठिकाने लगा दूंगा। ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान साबित होता क्योंकि इन दोनों का करीब तरीन रिश्तेदार मैं ही था। इनका घर मेरे कब्जे में आना एक सीधी सी बात थी, लेकिन वो लम्हे भर को रुका, मायूसी से गर्दन हिलाई और शकस्ता लहजे में बोला, आपने मेरी दुकान पर आकर जब सिगरेट नोशी के बारे में बात की और बताया कि चाय वकुआ से हथौड़ा मारकर सिगरेट के टुकड़े मिले हैं तो मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। मैंने फैसला किया कि आज ही रात को मुझे हर काम निपटा लेना चाहिए। मुझे क्या पता था कि आप घात लगाए बैठे हैं। वो अपना तफसीली बयान देने के बाद खामोश हुआ तो मैंने तंबीही लहजे में कहा, यूसुफ, तुमने जो बयान दिया है इसकी तस्दीक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी, लेकिन जनाब, आरिफ की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा, मैंने अपनी जान बचाने के लिए इसे धक्का दिया था। मुझे क्या पता था कि वो इतनी शिद्दत से दीवार के साथ जा टकराएगा कि उसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। वो क्या कहते हैं जनाब, हिफाजत खुद इख्तियारी। वो जो कुछ भी कहते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैंने डांट से मुशाबा लहजे में कहा, आरिफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ खोलकर बयान कर देगी। अगर तुमने वाकई अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया था और इस धक्के के नतीजे में उसकी मौत वाकई हुई है तो ये बात छुपी नहीं रहेगी और इस सूरत में जाहिर है तुम बेकसूर करार पाओगे। लेकिन इससे पहले इस बात का फैसला किया जाएगा कि आरिफ का तुम पर शक दुरुस्त था या गलत। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जनाब। मैं 2-4 मरतबा तो आरिफ ही के भेजने पर उसके घर गया था, या फिर आखिरी चंद दिनों में वहां जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ है, और वो भी शाहिदा को समझाने के लिए कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैंने इसे आरिफ के खतरनाक अज़ाइम से भी आगाह किया था, लेकिन अफसोस के बाद उसकी समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, क्या शाहिदा ने दाऊद के हवाले से अपनी गलती का इकरार कर लिया था? नहीं जनाब, वो तो सिरे से इनकारी थी, उसने जवाब दिया। इसीलिए मेरी नसीहत का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ।
لیکن جہاں تک عارف کی مجھ پر شک کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ داؤد کی باتیں میں داؤد ہی سے کروں گا، اور جب تک دونوں میاں بیوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹس نہیں آ جاتی تم سرکاری مہمان نوازی کا لطف اٹھاؤ گے۔ مہمان نوازی؟ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن میں نے تو سن رکھا ہے کہ آپ مہمان نوازی کے نام پر… تمہارے ساتھ فی الحال ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ جب تک تم قصوروار ثابت نہیں ہو جاتے تم بڑے آرام سے حوالات میں وقت گزار سکتے ہو۔ وہ بے حد مطمئن اور پرسکون نظر آنے لگا۔ میں نے عارف کی لاش کو اسپتال بھجواتے وقت خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ شاہدہ کی رپورٹ کے ساتھ ہی بھیجی جائے۔ اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے عارف کا پوسٹ مارٹم ہنگامی بنیادوں پر کرنا تھا۔ آئندہ روز دوپہر کے بعد شاہدہ اور عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں ابتدائی رپورٹس کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے نہایت ہی باریک بینی سے باری باری دونوں رپورٹس کا مطالعہ کیا۔ شاہدہ کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت 8 اکتوبر کی صبح 4 اور 5 بجے کے دوران واقع ہوئی تھی۔ اسے حالت نیند میں شہرک کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عارف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی موت کا وقت 7 اور 8 بجے کے درمیان بتاتی تھی، اور موت کا سبب کن پٹی اور سر میں لگنے والی شدید چوٹیں تھیں۔ یہ مہلک چوٹیں اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کی روشنی میں یوسف حلوائی کا بیان درست نظر آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا اور تنبیہی انداز میں کہا، یوسف، عارف اور شاہدہ کے رشتہ داروں میں تم ہی ایک باقی ہو، اس لیے ان کے کفن دفن کا بندوبست بھی تمہیں ہی کرنا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ابھی اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ جب تک داؤد میرے ہتھے نہیں چڑھ جاتا تم وقت پور سے باہر کہیں نہیں جاؤ گے، اور اگر جانا بہت ہی ضروری ہو تو تم پیشگی مجھے اطلاع کرو گے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، اس نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ اس جوڑے کی تدفین کے 3 روز بعد میں نے داؤد کو پکڑ لیا۔ وہ بخت پور سے چکمر گیا تھا، پھر وہاں سے کسی الیاس کھمن نامی شخص کے ہمراہ بدریوال پہنچ گیا تھا۔ بدریوال سے مجھے پتہ چلا کہ وہ اور الیاس کھمن نذیر نامی ایک بندے کے ساتھ موضع نور چمن چلے گئے تھے۔ داؤد کو میں نے نور چمن سے گرفتار کیا۔ جب داؤد کو تفتیش کی چکی میں پیسا گیا تو اس نے شاہدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اقرار کر لیا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ اس کی حرکتوں کے باعث ایک گھر اجڑ گیا تو وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جاگیردار صاحب، جو لوگ اپنے گھر اور اس گھر میں بسنے والوں کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے ان کا انجام ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس غیرت مند بندے کو بہت دیر سے ہوش آیا۔ میں نے داؤد کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور قصیلے لہجے میں کہا، عارف ایک اتفاقی حادثے میں چل بسا، ورنہ شاہدہ کے بعد تمہارا نمبر تھا۔ وہ تمہیں کسی بھی قیمت پر چھوڑنے والا نہیں تھا، اور جہاں تک اس عمر کا تعلق ہے کہ وہ غیرت مند تھا، اس بات کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن فی الحال میں تمہارا منہ بند کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بدبخت انسان! یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ داؤد کا براہ راست ان دونوں میاں بیوی کی موت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں تھا کہ عارف نے جو بھی قدم اٹھایا تھا اس کا محرک بھی شیطان داؤد ہی بنا تھا۔ عارف کو اپنی بیوی کی بے وفائی کے حوالے سے داؤد اور یوسف حلوائی پر شک تھا۔ عارف کے پڑوسی صداقت علی نے بھی کچھ اسی قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا، مگر میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں یوسف نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ البتہ داؤد کے ایک بالغ جرم نے مجھے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا موقع فراہم کر دیا۔ داؤد اس علاقے کا ایک سکہ بند غنڈہ تھا اور مخلوق خدا اس کے شر سے بڑی پریشان تھی۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے بہت سے کارناموں کا اعتراف بھی کیا تھا، ویسے بھی وہ کسی بھی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس کی اصلاح اور لوگوں کے سکون و آرام کے لیے میں نے اسے کچھ عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ عارف ایک غیرت مند انسان تھا یا بے غیرت، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔